फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 191.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 191.1। अध्याय 191.1। इस मामले ने विभिन्न गुटों के सभी जासूसों को मजबूती से दबा दिया। मूलतः वे भी संकट के समय में मछली पकड़ना चाहते थे, और इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने 3 जनरलों तियानगोंग, डिगोंग और रेंगोंग को अपने देशों में आमंत्रित किया। अप्रत्याशित रूप से, जो अपनी गर्दन आगे बढ़ाता है उसे पहले काट दिया जाता है। ग्रेट जिन एम्पायर का शैडो डिवीजन, जिसने पहला कदम उठाया था, का सफाया कर दिया गया। हे भगवान, एक बार जब ग्रेट जिया ने अपना कदम उठाया तो उसने अपनी सीमाओं के भीतर छिपे शैडो डिवीजन को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। ऐसा कहा जाता है कि छाया डिवीजन के एक डिप्टी कमांडर की भी मृत्यु हो गई है। महान जिन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ग्रेट जिया जब एक्शन लेता है तो सचमुच आश्चर्यजनक होता है। महान जिया से निपटना आसान नहीं है न? चुपचाप रहो और तूफान के गुजर जाने का इंतजार करो। इस प्रकार विभिन्न शक्तियों को अपना चेहरा दिखाने का साहस नहीं हुआ। ये देखकर कि वे सभी आज्ञाकारी हो गए हैं, लिन बेईफान ने पीछे हटने का संकेत दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इन लोगों को अपने आसपास रखना उपयोगी हो सकता है। इस समय भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग पहले ही ग्रेट जिया को छोड़कर भिखारी संप्रदाय की एक शाखा में पहुंच चुके थे। 8 बुजुर्गों में से सबसे वरिष्ठ एल्डर जोल दाओ ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने सभी से कहा, इस यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य महामहिम को भिखारी संप्रदाय पर नियंत्रण पाने में मदद करना है। सबसे पहले हमें सभी ताकतों को एकजुट करना होगा और उन बुजुर्गों को जीतने की कोशिश करनी होगी जो समझदार हैं। इसके बाद हम सभी ताकतों को एकजुट करके उन लोगों को खत्म कर देंगे जो समर्पण नहीं करते हैं। इस तरह पूरा भिखारी संप्रदाय हमारे नियंत्रण में होगा और महामहिम निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह मामला काफी कठिन है, इसलिए मैं सभी बड़ों से सहायता मांगता हूँ। बाकी 7 बुजुर्गों ने सिर हिलाया। बड़े जो, आप बहुत संकोची हैं। ये हमारा भी कर्तव्य है। अच्छा, चलो एल्डर कियान युआन से शुरू करते हैं। एल्डर जोल दाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर कियान लंबे समय से हमारे भिखारी संप्रदाय के साथ हैं। वह ईमानदार और सीधे साधे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वह काफ़ी चतुर हैं और हमेशा मजबूत पक्ष की ओर झुके रहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। TLN फैंस सिटर, कोई ऐसा व्यक्ति जो तटस्थ रहता है, बाड़ पर बैठा रहता है और किसी भी पक्ष की ओर नहीं जाता है। सचमुच, अन्य बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन योजना की पुष्टि करने के बाद एल्डर जोल दाओ ने एल्डर कियान युआन को एक दुर्लभ जंगल में आमंत्रित किया। एल्डर जो, ऐसी कौन सी बात है जो कमरे में नहीं कही जा सकती और जिसके लिए हमें यहाँ तक आना पड़े? एल्डर कियान युआन ने असंतुष्ट होकर कहा, एल्डर जोल दाओ से लगभग 10 झांक दूर रुककर। ये दूरी काफ़ी सुरक्षित थी। अगर दूसरा पक्ष हमला करने का इरादा रखता तो वह तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता था। ये कहना ज़रूरी है कि एल्डर कियान युआन बहुत सतर्क व्यक्ति थे। एल्डर जोल दाओ ने एक नज़र में उसके विचारों को समझ लिया, लेकिन इसे दिल पर नहीं लिया। जैसा कि उन्होंने कहा, एल्डर कियान युआन एक फिसलन भरा बूढ़ा लोमड़ी था जो अपने व्यवहार में बहुत सतर्क था। यही कारण है कि वह आज तक जीवित है और भिखारी संप्रदाय में सबसे वरिष्ठ बुजुर्गों में से एक बन गया है। क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बाहरी लोगों को नहीं बताया जा सकता, इसलिए मुझे आपको यहाँ आमंत्रित करना पड़ा। एल्डर कियान के चेहरे पर भी गंभीर भाव आ गए। आखिर मामला क्या है? हमारे नेता की जांच करने के लिए ग्रेट जिया की आपकी पिछली यात्रा, क्या यह उससे संबंधित हो सकती है? क्या उसे कुछ हुआ है? बुजुर्ग जोल दाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। सचमुच, नेता को कुछ हुआ है। एल्डर कियान युआन चिंतित हो गए। नेता का एक्सीडेंट हो गया है। वह एक ग्रैंड मास्टर है, दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। जब तक कई ग्रैंड मास्टर एक साथ नहीं आते या कोई महान ग्रैंड मास्टर आगे नहीं बढ़ता, तब तक कोई भी उसे रोक नहीं सकता। क्या हो सकता है? खुद ही देख लो। एल्डर जोल दाओ ने एक गोल पैकेट उछाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। बुजुर्ग कियान युआन ने उत्सुकता से पैकेट खोला तो देखा कि एक मृत, पीला सिर और बड़ी बड़ी आंखें थीं, और वह सदमे में चिल्ला उठे। नेता यहाँ कैसे हो सकता है? नेता, आप कुछ नहीं देख रहे हैं? ये वास्तव में हमारे नेताओं का सिर है। नेता, वह कैसे मर सकता था? बुजुर्ग कियान युआन पूरी तरह से घबरा गया था। आप देखिए, भिखारी संप्रदाय का नदियों और झीलों में एक प्रसिद्ध शक्ति बन जाने का कारण पूरी तरह से नेता ही था। क्योंकि उनमें ग्रैंड मास्टर की शक्ति थी, इसलिए सभी गुट उनका सम्मान करते थे और वे आसानी से भिखारी संप्रदाय को नाराज नहीं करते थे। हालांकि जब उनका भिखारी संप्रदाय अपनी शक्ति के चरम पर था, तो नेता की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। यह एक अभूतपूर्व बड़ी घटना थी। उन्हें समर्थन देने वाले ग्रैंड मास्टर के बिना भिखारी संप्रदाय बिखरने को बाध्य था और नदियों और झीलों में शीघ्र ही दूसरे दर्जे की शक्ति में तब्दील हो गया। और इसके साथ ही भिखारी संप्रदाय के इन बुजुर्गों के अच्छे दिन समाप्त हो गए।
एल्डर जो ने गंभीर भाव से समझाया, क्योंकि हमारे नेता ने ग्रेट जिया की खाद्य आपूर्ति को जलाने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से उन्हें पता चल गया। ग्रेट जिया के सम्राट बेहद क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारे नेता को मार डाला। बुजुर्ग कियान युआन ने अपना मुंह खोला और बदला लेने के बारे में कुछ शब्द कहना चाहा, लेकिन अपने हाथों में पीले कटे सिर को देखकर वह अचानक अवाक रह गया। उनके नेता की मृत्यु महान जिया के हाथों हुई थी, बदला लेने की उनमें क्या क्षमता थी? यह उसके अपने जीवन के निरर्थक बलिदान के अलावा और कुछ नहीं होगा। वह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था जो पहले ही मर चुका हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। एल्डर जो, अब नेता के चले जाने के बाद हम क्या करेंगे? हमारे भिखारी संप्रदाय का क्या होगा? एल्डर कियान ने पूरी तरह से असमंजस में पड़कर पूछा। अब मुझे आपके साथ दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी चाहिए। एल्डर जो ने गंभीर चेहरे से कहा, हमें अपने नेता की मौत की खबर को फिलहाल बाहर नहीं आने देना चाहिए। हाँ, हम इसे बाहर नहीं जाने दे सकते। एल्डर कियान ने सहमति जताते हुए कहा। उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। ये स्पष्ट था, एक बार खबर बाहर आ गई तो उनके भिखारी संप्रदाय में निश्चित रूप से अराजकता फैल जाएगी। लेकिन भिखारी संप्रदाय बिना नेता के नहीं रह सकता, इसलिए हमें नेतृत्व करने के लिए किसी को चुनना होगा। एल्डर जो ने आगे कहा। हाँ, तुम सही हो। एल्डर कियान ने तुरंत सिर हिलाया। तो सवाल यह है कि भिखारी संप्रदाय में हम में से कौन इस नेता बनने के योग्य है? एल्डर कियान ने अपने मन में उपनेताओं और अन्य बुजुर्गों के बारे में सोचते हुए गहराई से सोचा, लेकिन उन्हें दुख के साथ एहसास हुआ कि चाहे कोई भी नेता बन जाए, भिखारी संप्रदाय अपने पुराने गौरव को वापस नहीं पा सकता। इसके अलावा इनमें से किसी में भी सम्मान पाने की क्षमता नहीं थी, जिससे स्थिति बहुत कठिन हो गई। इसलिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया। वास्तव में हमारे पास भिखारी संप्रदाय के भीतर कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हम बाहर देख सकते हैं। बाहर देखो। एल्डर कियान ने शांतचित्त एल्डर जो की ओर देखा। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था और पूछा, क्या आपको पहले से ही कोई मिल गया है? बेशक। बड़े जो ने सिर हिलाया। ये कौन है? एल्डर कियान ने पूछा। महान जिया राजवंश के सम्राट लिन बेफान। तारांकन तारांकन तारांकन। फेयर्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 119/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 191.2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 191.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 191.2। उसे। एल्डर कियान अचानक क्रोधित हो गए। एल्डर जो, हम उन्हें अपना नेता कैसे चुन सकते हैं? वह एक राजवंश के सम्राट हैं और हम नदियों और झीलों के संप्रदाय की एक ताकत हैं। हमारे रास्ते एक जैसे नहीं हैं। इसके अलावा हमारे नेता उनके हाथों मारे गए, वह हमारे कट्टर दुश्मन हैं। तो हम उनके पास शरण कैसे ले सकते हैं? बड़े कियान, इतनी जल्दी मना मत करो। एल्डर जो ने मुस्कुराते हुए कहा। महामहिम के पास शरण लेने का निर्णय सावधानीपूर्वक विचार का परिणाम है। सबसे पहले, हमारे भिखारी संप्रदाय में अब कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, और ग्रैंड मास्टर के बिना आप जानते हैं कि हमारा क्या हश्र होगा। लेकिन अगर हम ग्रेट जिया की शरण लें तो ये सारी समस्याएं तुरंत हल हो सकती हैं, क्योंकि ग्रेट जिया के पास न केवल ग्रैंड मास्टर है, बल्कि उनके पास एक दिव्य तलवार भी है। तलवार चलाने वाले एल्डर के पास दिव्य तलवार होने के कारण हमारे नेता भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। एल्डर कियान बहुत नाराज हुए और उन्होंने नाक भान से कुड़ी। दुनिया में कई ग्रैंड मास्टर हैं, हमें उनकी शरण क्यों लेनी चाहिए? इसलिए भले ही आप समय के अंत तक बात करें, मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। एल्डर जो ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी बात, महामहिम एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक हैं जो प्रतिभा को बहुत महत्व देते हैं और पुरस्कृत करते हैं। पहली बार उनके लिए काम करते हुए मुझे सम्मान महसूस हुआ। वह क्या दे सकता है? वैभव, धन और खजाने के अलावा कुछ नहीं। एल्डर कियान ने निराशा से भरे एल्डर जो की आंखों में देखा। एल्डर जो, आप बदल गए हैं। आपके पास महान और महान आदर्श थे, भिखारी संप्रदाय को पुनर्जीवित करने की आकांक्षा रखते थे। आप इतने सती और घमंडी कैसे हो गए? यदि ये केवल कुछ सोने चांदी के लिए होता तो मैं भी महामहिम के पास शरण नहीं लेता। एल्डर जो ने अपनी छाती से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे फेंक दिया। यह मेरे लिए महामहिम की ओर से एक इनाम है। इसे देखो। बुजुर्ग कियान ने उसे पकड़ लिया और उत्सुकता से पूछा, अंदर क्या है? इसे खोलकर स्वयं देख लो, तब तुम्हें पता चलेगा। एल्डर कियान ने तुरंत बॉक्स खोला और वह इतना हैरान हो गया कि उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, यह ड्रैगन टाइगर गोली है जो चोटों को ठीक कर सकती है और ताकत बढ़ा सकती है, और ये 3 हैं। इनमें से 2 ट्रैंक्विल हॉट पिल्स भी हैं जो मन को शांत करती हैं और क्यूई विचलन को रोकती हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और यह वास्तव में प्रसिद्ध निर्वाण गोली है।
ऐसा कहा जाता है कि एक बार निर्वाण गोली निगल लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति बाद में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले संकट का सामना करता है तो गोली अपने चमत्कारी प्रभाव से काम करेगी, शरीर की जीवन शक्ति और सच्ची क्यूई को तेजी से पुनः भर देगी और सभी चोटों को ठीक कर देगी। ये किसी को अतिरिक्त जीवन देने जैसा है। एल्डर जो मुस्कुराए और कहा, जैसा कि ज्ञानी एल्डर कियान से उम्मीद थी, आपने उन सभी को पहचान लिया। तुम्हारे पास इतनी सारी बेहतरीन गोलियां कैसे हैं? क्या तुमने महान जिया सम्राट के लिए कोई महान सेवा की थी, इसलिए उसने तुम्हें पुरस्कृत किया? एल्डर कियान लाल आंखों से बॉक्स में दिव्य अमृत को देखते हुए चाहता था कि वह उन्हें अपने लिए ले सके। एल्डर जो ने अपना सिर हिलाया, मैंने कोई महान सेवा नहीं की है। ये सिर्फ इतना है कि जब मैंने महामहिम के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की थी तो उन्होंने मुझे ये 3 प्रकार के दिव्य अमृत प्रदान किए थे। कई अन्य दिव्य अमृत हैं जो मिलना मुश्किल है, जिन्हें भविष्य में महान सेवाएं प्रदान करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। एल्डर कियान ने गहरी सांस ली, सिर्फ वफादारी की प्रतिज्ञा के लिए आपको ये 3 प्रकार के दिव्य अमृत प्राप्त हुए। उस क्षण उसे ग्रेट जिया के पास अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए दौड़ने का मन हुआ। ये गोलियां तो इनाम का एक हिस्सा मात्र हैं, ऐसे अन्य इनाम भी होंगे जो गोलियों से कम प्रभावशाली नहीं होंगे। उसने तुम्हें और क्या इनाम दिया? जल्दी बताओ। बुजुर्ग कियान की आंखें उत्सुकता से लाल हो गईं। सम्राट ने दिव्य कौशल पुस्तिकाएं भी प्रदान की। एल्डर कियान आश्चर्यचकित था, क्या उसने तुम्हें दिव्य कौशल पुस्तिकाओं से पुरस्कृत किया? हाँ, एल्डर जो ने याद दिलाते हुए कहा, 9 यिन मैनुअल, 9 यांग मैनुअल, 6 मेरिडियन दिव्य तलवार, कुल मिलाकर 20 से अधिक हैं, जिनमें से प्रत्येक 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम से कम शक्तिशाली नहीं है। मैं वास्तव में उन सभी को सीखना चाहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता। एल्डर कियान ने उपहास किया। आप देखिए, दैवी कौशल नियमावली किसी संप्रदाय की स्थापना का आधार होती है। उनके भिखारी संप्रदाय के लिए केवल 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियां और कुत्ता पिटाई कर्मचारी को ही दिव्य कौशल माना जा सकता है। यहाँ तक कि शाओलिन और वुडांग जैसे लंबे समय से स्थापित संप्रदायों के पास भी केवल कुछ ही दिव्य कौशल मैनुअल हैं। TLN, यहाँ शाओलिन और वुडांग का तात्पर्य संभवतः बौद्ध और ताओवादी संप्रदाय से है। एक नव स्थापित राजवंश के पास इतने सारे दिव्य कौशल कैसे हो सकते हैं? मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद आकर देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं। एल्डर जो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बुजुर्ग कियान को बहुत संदेह हुआ, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सके। इसलिए वह 2 कदम आगे बढ़ा और जांच करने के लिए एल्डर जो का हाथ पकड़ लिया। उस क्षण उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। क्या आपकी नसें और हड्डियां फिर से खुल गई हैं? मार्शल आर्ट में शरीर ही सब कुछ का आधार है, तथा स्नायु और हड्डियां महत्वपूर्ण हैं। अगर टेंडन और हड्डियां जम गई हैं तो इसका मतलब है कि शरीर ने आकार ले लिया है और अपनी क्षमता खो दी है। अगर वे खुले हैं या अभी तक ठीक नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है कि शरीर अभी भी बढ़ सकता है और उसमें क्षमता है जिसका दोहन किया जा सकता है। एल्डर जो की उम्र पहले से ही 80 वर्ष से अधिक थी और तार्किक रूप से उनकी टेंडन और हड्डियां दशकों तक जुड़ी रहनी चाहिए थीं, जिससे उन्हें फिर से खोलना असंभव हो जाता, लेकिन अब यह उनकी उम्मीदों से परे था। जब तक उसने खेती नहीं की होती। वास्तव में, एल्डर जो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया, गर्व से मुस्कुराते हुए, मैंने अब 9 यिन मैनुअल के आइचिंग बोन टेम्परिंग अध्याय की साधना की है, और कुछ ही दिनों में मैंने पहले ही कुछ परिणाम देखे हैं। अगर मैं साधना जारी रखता हूं तो मैं निश्चित रूप से अपने टेंडन और हड्डियों को फिर से जीवंत कर सकता हूं, उन्हें नया आकार दे सकता हूं। ऐसा करने से मेरी ताकत अनिवार्य रूप से फिर से काफ़ी बढ़ जाएगी, और इंपीरियल क्यूई नज़र में है। हाँ, इस समय एल्डर कियान इतना ईर्ष्यालु था कि वह लगभग पागल हो गया था। उनके ज्ञान के अनुसार टेंडन और हड्डियों को पुनः खोलने में सक्षम एकमात्र दिव्य कौशल शाओलिन मंदिर से प्राप्त की जिंग टेंडन चेंजिंग क्लासिक और शीसुई जिंग मैरो क्लींजिंग क्लासिक थे। अब ये 9 यिन मैनुअल भी ऐसा कर सकता है। अगर ये दैवी कौशल नहीं है तो और क्या है? एल्डर जो, क्या आप मुझे ये दिव्य कौशल सिखा सकते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्डर कियान ने बड़े उत्साह के साथ कहा, जब तक आप मुझे ये दिव्य कौशल देते हैं, मैं जो भी आप मुझसे कहेंगे उसे करने के लिए सहमत हूँ। एल्डर जो ने अपना सिर हिलाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास निजी तौर पर कौशल को पारित करने का अधिकार नहीं है। जब तक आप महामहिम के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेते और उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं करते, तब तक वे स्वाभाविक रूप से आपको दिव्य कौशल प्रदान करेंगे। ठीक है, मैं अभी शामिल हो जाऊंगा। हम महामहिम को सम्मान देने के लिए ग्रेट जिया कब जाएंगे? एल्डर कियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उनकी स्पष्टवादिता ने एल्डर जो को अचंभित कर दिया। एल्डर कियान, क्या आपने नहीं कहा कि महामहिम राजवंश सम्राट हैं और हम नदियों और झीलों के संप्रदायों से हैं, इसलिए हमारे रास्ते संरेखित नहीं हैं? एल्डर कियान ने तुरंत ही कहा, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन दोबारा सोचने पर हम वास्तव में आत्माएं हैं। हालांकि भिखारी संप्रदाय में संप्रदाय शब्द है, लेकिन अंत में हम सिर्फ भिखारियों का एक समूह हैं जो अनिवार्य रूप से एक शासक के अधीन हैं। महामहिम की सेवा करने में क्या बुराई है? एल्डर कियान, क्या आपने नहीं कहा कि उन्होंने हमारे नेता को मार डाला, इसलिए वे भिखारी संप्रदाय के कट्टर दुश्मन हैं और हम उनके पास शरण नहीं ले सकते?
एल्डर कियान ने बहस जारी रखी, हमारे बीच खूनी दुश्मनी है, लेकिन जैसा कि कहावत है, दुश्मनी को खत्म करना बेहतर है, न कि उसे बनाए रखना। बताओ, प्रतिशोध का चक्र कब खत्म होगा? ये बात तो प्राचीन लोग भी जानते थे। इसलिए हमें अपनी शिकायतों को एक तरफ रखकर दुश्मनी को दोस्ती में बदल देना चाहिए। महामहिम के प्रति निष्ठा की शपथ लेना इन शत्रुताओं को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे नेता को बहुत खुशी होगी अगर उन्हें अंडरवर्ल्ड से यह पता चले। एल्डर कियान, क्या आपने यह नहीं कहा था कि यदि मैं अंत तक भी बात करता रहूं तो भी आप कभी सहमत नहीं होंगे? एल्डर कियान ने फिर से बहस की। समस्या यह है कि आप समय के अंत तक बात नहीं कर सकते। चूंकि आप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सहमति दे दी है, ठीक है? एल्डर कियान क्रोधित हो गया। बस एल्डर जो, आपका काम कब पूरा होगा? मैं तो बस महामहिम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, यह इतना मुश्किल क्यों है? आप बार बार मुझे बाधित करते रहते हैं, आपका इरादा क्या है? अगर आप महामहिम की योजनाओं को बिगाड़ते हैं तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं? एल्डर जो, खैर, चूंकि दूसरे पक्ष ने इसे इस तरह से रखा है, इसलिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एल्डर जो ने एल्डर कियान को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। भिखारी संप्रदाय के कुख्यात चालाक बूढ़े लोमड़ी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप वह किसी भी लाभ को देखते ही बिना रोक टोक के आगे बढ़ जाता है। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 120/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 192.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 192.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 192.1। फिर अन्य 7 प्राचीन भी प्रकट हुए। बुजुर्ग कियान ने अन्य 7 बुजुर्गों की ओर देखा, जिनके पास वही दिव्य अमृत था और जो वही दिव्य तकनीक का अभ्यास करते थे, और वही ईर्ष्या से लथपथ होकर पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, हम बुद्धिमान और योद्धा महामहिम से मिलने के लिए ग्रेट जिया में कब जाएंगे? देखिए, उसने कितनी सहजता से पुकारा, महामहिम, और उन्होंने इसमें बुद्धिमान और योद्धा जैसे विशेषण भी जोड़ दिए। ये चाटुकारितापूर्ण व्यवहार देखकर 8 बुजुर्गों के मुंह के कोने फड़क उठे। एल्डर कियान, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर जोल दाव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ एक मिशन पर हैं। महामहिम ने हमें अन्य बुजुर्गों को उनके प्रति निष्ठा रखने और भिखारी संप्रदाय को खत्म करने के लिए राजी करने का काम सौंपा है। मिशन पूरा करने के बाद हम वापस लौट सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एल्डर कियान हमारी मदद कर सकते हैं। अगर महामहिम बहुत प्रसन्न होते हैं तो वे निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। और कुछ मत कहो। जो कोई भी असहमत होने की हिम्मत करता है वह मेरे खिलाफ है और मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। एल्डर कियान ने कहा, उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं। इस प्रकार एल्डर कियान उनके शिविर में शामिल हो गए। उन्होंने मिलकर अन्य बुजुर्गों को मनाने का काम किया। चीजें बहुत आसानी से चली गईं। एक एक करके भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों का एक समूह लिन बेईफान के शिविर में शामिल हो गया। आधे महीने से भी कम समय में भिखारी संप्रदाय के आधे से अधिक बुजुर्ग लिन बेईफान के लोग बन गए। उन्होंने एक गुप्त बैठक की। एल्डर जोल दाव ने सबसे पहले बात की, अब मेरे सहित कुल 18 भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग महामहिम की सेवा करने के लिए तैयार हैं। केवल 14 भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग ही बचते हैं। हालांकि उनमें से 8 पूर्व नेता के वफादार अनुयायी हैं और उन्हें मनाना मुश्किल है। अन्य 6 उपनेता के प्रति वफादार हैं और उन्हें मनाना भी उतना ही मुश्किल है। मेरे साथी बुजुर्गों, आपके क्या विचार हैं? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्डर कियान युआन ने एक सक्रिय सुझाव दिया। उन 8 भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों को पूर्व नेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से पदोन्नत किया गया था और वे उनके प्रति बहुत वफादार हैं। अगर यह बात सामने आती है तो वे निश्चित रूप से नेता का बदला लेंगे। इसलिए वफादार बुजुर्गों के इस समूह के लिए हमारे पास मारने का ही एक विकल्प है। एक बुजुर्ग ने अनिच्छा से कहा, उन सभी को मारना दुख की बात होगी। आखिरकार हमने कई सालों तक एक साथ काम किया है। एल्डर कियान चिंतित हो गए। हमारे पास मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम उन्हें रहने देंगे तो वे एक अस्थिर कारक बन जाएंगे, अंतहीन परेशानी का स्रोत। एकमात्र समाधान गॉर्डियन गांठ को काटना है, उन सभी को प्रतिक्रिया करने से पहले मारना है और समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना है। आप निश्चित रूप से महामहिम से एक खंडित भिखारी संप्रदाय को संभालने की उम्मीद नहीं करते हैं, है ना? एल्डर कियान के शब्द समझदारी भरे हैं। मैं आपका समर्थन करता हूं। इन लोगों को मार दिया जाना चाहिए। हम महामहिम के विश्वास को धोखा नहीं दे सकते। अंत में सभी बुजुर्गों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पुराने संप्रदाय के नेता के वफादार बुजुर्गों के लिए केवल एक ही शब्द हत्या थी। उन्हें पूरी तरह से समाप्त करके ही भविष्य में होने वाली परेशानियों को रोका जा सकता है। तो फिर संप्रदाय के उपनेता के अधीन समूह के बारे में क्या?
सबसे पहले एल्डकियान ने कहा, सबसे पहले संप्रदाय के उपनेता को मार दिया जाना चाहिए क्योंकि वह हमेशा से महत्वाकांक्षी रहा है। यदि यह पूर्व संप्रदाय के नेता की ताकत के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले ही उसकी जगह लेने की कोशिश करता। अब जब संप्रदाय का नेता चला गया है तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से उसकी महत्वाकांक्षा को रोक नहीं पाएगी और सत्ता में आ जाएगी। इसलिए इस आदमी को मरना ही होगा। सभी बुजुर्गों ने बिना किसी आपत्ति के सहमति में सिर हिलाया। जहां तक उसके मातहतों की बात है, उनमें से कुछ को मारा जा सकता है और कुछ को जीता जा सकता है। हमें इस पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। अपनी रणनीति पर चर्चा करने के बाद बुजुर्ग एक बार फिर कार्रवाई में जुट गए। उन्होंने पुराने संप्रदाय के नेता के वफादार बुजुर्गों को एक एक करके बाहर निकाला और फिर समूह की संयुक्त शक्ति से उन्हें मार डाला। अपनी अंतिम सांस तक भिखारी संप्रदाय के इन बुजुर्गों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके कई वर्षों के सहयोगी उनके खिलाफ क्यों हो गए। अचानक पकड़े जाने पर उन सभी की मृत्यु हो गई और परलोक में वे अपने संप्रदाय के नेता से पुनः मिल गए। इसके बाद उन्होंने भिखारी संप्रदाय के संप्रदाय उपनेता से निपटने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की तैयारी की। भिखारी संप्रदाय के संप्रदाय उपनेता का नाम वांग तोंगटियन था, जो एक जनजातशाही क्यूई स्तर का महाशक्ति था। वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि उसकी प्रबंधकीय क्षमता भी उत्कृष्ट थी। उसने भिखारी संप्रदाय को हमेशा अच्छी स्थिति में रखा था। ये कहा जा सकता है कि पुराने संप्रदाय के नेता बाहरी मामलों के प्रभारी थे, जबकि आंतरिक मामलों का प्रबंधन उन्होंने ही किया। हालांकि अपनी ताकत की कमी के कारण उन्हें संप्रदाय के उपाध्यक्ष के पद पर ही संतोष करना पड़ा। यदि संप्रदाय का नेता चला गया तो वांग तोंगटियन अनिवार्य रूप से सत्ता में आ जाएगा और भिखारी संप्रदाय का संप्रदाय नेता बन जाएगा। इसलिए इस आदमी को हटाना पड़ा। एक दिन एल्डर जोल दाओ ने उन्हें एक एकांतोपवन में आमंत्रित किया जहां अन्य लोग बहुत कम आते थे। बड़े जो, आपने मुझे इस जगह क्यों बुलाया है? वांग तोंगटियन ने आश्चर्य से पूछा। एल्डर जोल दाओ ने गंभीर भाव से सिर झुकाया। मुझे संप्रदाय के उपनेता को सूचित करना चाहिए कि संप्रदाय के नेता से संबंधित वास्तव में एक महत्वपूर्ण मामला है। संप्रदाय के नेता को क्या हुआ? वांग तोंगटियन चौंक गया। संप्रदाय का नेता 1 महीने से लापता है। मैंने तुम्हें ग्रेटजिया की जांच करने के लिए भेजा था। क्या तुम्हें कोई खबर मिली? स्थिति बहुत विकट है। संप्रदाय के उपनेता, कृपया देखें। एल्डर जोल दाओ आगे बढ़े और एक पैकेज पेश किया। संप्रदाय के उपनेता वांग तोंगटियन ने इसे खोला और अंदर एक भयानक पीला मानव सिर देखा। वह भयभीत हो गया। आह, संप्रदाय का नेता, वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसी समय एल्डर जोल दाओ ने अप्रत्याशित रूप से संप्रदाय के उपनेता के पेट पर मुक्का मारा। हालांकि वांग तोंगटियन ने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसके शरीर की ऊर्जा कांप उठी और वह एल्डर जोल दाओ को कई मीटर दूर से पीछे हटाने में कामयाब रहा। अब चौंकने की बारी एल्डर जोल दाओ की थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं पहले से ही सतर्क था, वांग तोंगटियन ने व्यंग्य किया। जब से तुम वापस आए हो तब से एक के बाद एक बुजुर्ग गायब होते जा रहे हैं और वे सभी लोग पूर्व संप्रदाय के नेता थे, जिससे मुझे बहुत पहले ही संदेह हो गया था। जैसा कि संप्रदाय के उपनेता से अपेक्षा की जाती है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। एल्डर जोल दाओ ने सम्मान में सिर झुकाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग तोंगटियन जोर से चिल्लाया, बोलो, तुमने मेरे और भिखारी संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों के खिलाफ साजिश क्यों रची? और संप्रदाय के नेता की मौत कैसे हुई? मुझे सब कुछ बताओ, क्योंकि आप सभी को मरना है। एल्डर जोल दाओ ने संक्षेप में पूरी स्थिति समझाई। सुनने के बाद वांग तोंगटियन क्रोधित हो गया। ठीक है एल्डर जो, हमारे संप्रदाय के नेता हमारे दुश्मन ग्रेटजिया के हाथों मारे गए, फिर भी आपने उनका साथ देने का फैसला किया। यह अपने देश को गौरव के लिए धोखा देने और एक चोर को अपना पिता मानने से किस तरह अलग है? एल्डर जो को अपराध बोध का एहसास हुआ। वास्तव में ये गलत था। हालांकि नेता ने खुद ही यह सब किया। वह वास्तव में ग्रेटजिया की खाद्य आपूर्ति को नष्ट करना चाहता था। अगर वह सफल हो जाता तो कौन जानता है कि कितने आम लोग भूखे मर जाते और ठंड से पीड़ित होते। वह नदियों और झीलों के नैतिक नियमों का उल्लंघन करने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए उसकी मौत उचित है। किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता और निश्चित रूप से महामहिम को नहीं। ठीक है, अगर यह समझ में आता भी है तो सबसे खराब स्थिति में हम ग्रेटजिया के साथ संबंध खत्म कर सकते हैं। लेकिन तुम तो उसका साथ देने की हद तक चले गए। क्या तुम्हारी अंतरात्मा को कुत्ते ने खा लिया है? क्या वे दौलत और सम्मान तुम्हारे लिए वाकई इतने महत्वपूर्ण हैं? उपनेता चिल्लाया। मैंने महामहिम का पक्ष केवल अपने लिए नहीं लिया, बल्कि भिखारी संप्रदाय के भाइयों के लिए भी लिया। एल्डर जोल ने आह भरते हुए कहा, यद्यपि हमारा भिखारी संप्रदाय नदियों और झीलों के भीतर एक शक्ति है, दिन के अंत में हम सिर्फ दयनीय भिखारियों का एक समूह हैं जो दिन प्रतिदिन भूख और कठिनाई को सहन करते हुए जी रहे हैं। ये वाकई भाइयों के लिए बहुत कठिन है और हम भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों के रूप में उनकी स्थिति को सुधारने में असमर्थ हैं। जब भी मैं ये देखता हूँ, मैं अपराध बोध और असहायता की गहरी भावना से भर जाता हूँ। लेकिन यदि भिखारी संप्रदाय महामहिम के हाथों में पड़ गया तो बात अलग होगी। एल्डर जो की आंखें चमक उठीं। महामहिम की महत्वाकांक्षाएं महान हैं और वे भिखारियों से मुक्त दुनिया का महान आदर्श रखते हैं और उन्होंने इस लक्ष्य की दिशा में पहले ही प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है।
इसलिए यदि भिखारी संप्रदाय उसके हाथों में आता है तो यह निश्चित रूप से बेहतर विकसित होगा। उनके मार्गदर्शन में भिखारी संप्रदाय के भाइयों को निश्चित रूप से बेहतर संभावनाएं मिलेंगी। तो महामहिम के प्रति मेरी निष्ठा भिखारी संप्रदाय के लिए भी है, भिखारी संप्रदाय के भाइयों के लिए भी है। उपनेता वांग टोंगटियन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, चाहे आप कितनी भी वाक्पटुता से कहें, भिखारी संप्रदाय को धोखा देना एक निर्विवाद तथ्य है। मैं निश्चित रूप से एक उदाहरण स्थापित करने के लिए आपको जवाबदेह ठहराऊंगा। उपनेता, क्या आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? एल्डर जोऊ ने कहा। क्या आप सोचते हैं कि अपनी ताकत से आप मुझे रोक सकते हैं? उपनेता ने जवाब दिया। एल्डर जोऊ ने एक आतिशबाजी छोड़ी जो आसमान में उड़ गई और सुंदर लपटें निकलने लगीं। तभी 1 दर्जन से अधिक भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा अपनी चाल कौशल का उपयोग करते हुए तेजी से उपनेता को घेरने की आवाज सुनाई दी। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्ट्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 121/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 192.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 192.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 192.2। ये दृश्य देखकर उपनेता वांग टोंगटियन क्रोधित हो गए। अच्छा हुआ, तुम सबने भिखारी संप्रदाय को धोखा दिया है। कुल 18 बुजुर्ग हैं। मुझे यकीन ही नहीं होता कि हमारे भिखारी संप्रदाय में इतने सारे दिल बदलू हैं। जैसा कि कहावत है, बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। बुजुर्ग कियान हंसे। महामहिम ने हमें बहुत कुछ दिया है, यह उचित है कि हम उनकी सेवा करें। हाँ, हमने जीवन भर भिखारी संप्रदाय के लिए कड़ी मेहनत की है, क्या हम कुछ आराम का आनंद नहीं ले सकते? केवल महामहिम का अनुसरण करने से ही हमारे अच्छे दिन आएंगे। केवल महामहिम का अनुसरण करने से ही भिखारी संप्रदाय का भविष्य है। बहुत हो गई बात, एल्डर जोऊ ने चिल्लाकर कहा। वांग टोंगटियन को मार दो और भिखारी संप्रदाय पूरी तरह से हमारे हाथों में होगा। उसे मार डालो। 18 बुजुर्गों ने एक साथ हमला किया और हर वार घातक था। वांग टोंगटियन की आभा अचानक बढ़ गई, उसकी गहन सच्ची क्यूई एकत्रित हुई और उसने हथेली से वार किया। 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियां। धमाका। एक शक्तिशाली हथेली के प्रहार ने सभी को उड़ा दिया। बड़े बुजुर्ग हैरान रह गए। इस भयानक हथेली बल आप पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। ग्रैंड मास्टर से आधा कदम आगे, उसने अपनी ताकत अच्छी तरह छिपाई है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये तो बुरा हुआ। ये सही है, मैंने बहुत पहले ही शाही क्यूई के शिखर तक साधना की है और आधा कदम आगे बढ़कर आधा कदम ग्रैंड मास्टर बन गया हूँ। भले ही आप सेना में शामिल हो जाएं, लेकिन आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वांग टोंगटियन ने विजयी भाव से हंसते हुए कहा, नेता मर चुका है। अब से मैं भिखारी संप्रदाय का नेता हूँ। तुम में से कोई भी गद्दार बच नहीं पाएगा। मैं हमारे रैंकों को शुद्ध करूंगा। एक बार फिर उसने 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों का प्रयोग किया, जिससे अन्य बुजुर्ग दर्द से चिल्लाने लगे। ये देखकर एल्डर जोऊ ने अपने दांत पीस लिए और अपनी छाती से एक छोटी काली तलवार निकाली। महाराज, कृपया मेरी मदद करें। छोटी तलवार प्रतिक्रिया में थोड़ा कांप उठी। 3000 ली से अधिक दूर महान जिया शाही महल में जुवानजियाओ दिव्य तलवार भी कांप रही थी। तलवारबाज बुजुर्ग ने देखा और कहा, मास्टर। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि एल्डर जोऊ और अन्य लोगों को खतरे का सामना करना पड़ा है। जाओ और उनका समर्थन करो। हाँ मास्टर। तलवार एल्डर ने जुवानजियाओ दिव्य तलवार के लिए हाथ बढ़ाया और एक ग्रैंड मास्टर से संबंधित शक्ति उसमें प्रवाहित हुई। फिर दिव्य तलवार द्वारा निर्देशित ये शक्ति तेजी से 3000 ली दूर स्थित बालक तलवार तक पहुंच गई। यद्यपि बिजली लगभग 70% कम हो गई थी, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। बुजुर्ग जोऊ ने इस छोटी तलवार को चलाते हुए उपनेता वांग टोंगटियन पर जोर से वार किया और चिल्लाया, मरो। एक खनखनाहट के साथ छोटी तलवार ने 100 झांग लंबी एक भयानक तलवार की रोशनी उत्सर्जित की, जिसने वांग टोंगटियन और उसके 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों को आधे में काट दिया, जैसे कि टोफू को काटना। जमीन पर तलवार के गहरे निशान और 2 टुकड़ों में बंटे शरीर को देखकर बुजुर्ग लोग सदमे में आ गए। सम्राट की तलवार भयानक है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद उन्होंने उपनेता वांग टोंगहाई के बचे हुए सदस्यों को भी पकड़ लिया। उनके कुल 6 विश्वासपात्र थे। 2 ने विश्वासघात के स्थान पर मृत्यु को चुना, जबकि अन्य 4 ने बुद्धिमानी से उनका साथ छोड़ दिया। इस प्रकार कुल 22 भिखारी संप्रदाय के नेता लिन बेईफान के शिविर में शामिल हो गए। अंततः संपूर्ण भिखारी संप्रदाय उसके हाथों में आ गया। कुछ दिनों बाद भिखारी संप्रदाय के सभी बुजुर्ग गुप्त रूप से ग्रेट जिया में लिन बेईफान से मिलने गए। महाराज जी को नमस्कार, महाराज अमर रहें। उस समय लिन बेईफान के दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग। जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है, वैसे वैसे आपकी ताकत भी बढ़ी है।
आपको ड्रैगन गॉड तकनीक से पुरस्कृत किया जाता है। ड्रैगन गॉड तकनीक एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा बनाई गई थी जिसने ड्रैगन गॉड होने का दावा किया था। यह अत्यंत कठोरता और मर्दानगी की एक मार्शल आर्ट है। एक बार महारत हासिल करने के बाद ये जहर को बाहर निकालने, चोटों को ठीक करने, वस्तुओं को जब्त करने और शरीर की रक्षा करने की क्षमता प्रदान करता है, जिसे अजेय कहा जाता है। यह आपको दिव्य ड्रैगन में रूपांतरण करने की भी अनुमति देता है, जिससे आप हवा, बारिश, बिजली और गड़गड़ाहट को बुलाकर असीम शक्ति के साथ दुश्मनों का वध कर सकते हैं। लिन बेइफान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तुरंत इस अद्वितीय दिव्य कौशल को आत्मसात कर लिया। ये कहना ही होगा कि लिन बेइफान ने जो भी दिव्य कौशल सीखे थे उनमें से यह एक असाधारण था। ये विष को बाहर निकाल सकता है, घावों को भर सकता है, शरीर की रक्षा कर सकता है और वस्तुओं को पकड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी को तत्वों को बुलाने के लिए एक दिव्य ड्रैगन में बदलने की अनुमति देता है। इसने उसे एक सच्चा ड्रैगन सम्राट बना दिया। लिन बेइफान इस अधिग्रहण से बहुत संतुष्ट थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों को देखकर, जिन्होंने उसे इतना लाभ दिलाया था, उसने बहुत खुश मुस्कान दिखाई। नए बुजुर्गों का स्वागत है जो शामिल हुए हैं। आपने मेरी सेवा करने का फैसला किया है और मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। ताली बजाते हुए हिजड़ों का एक समूह छोटे छोटे बक्से लेकर आगे आया। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उपहार मैंने आप सभी के लिए तैयार किए हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। धन्यवाद महाराज। भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग उत्साहित थे। सबसे पहले कियान युआन जैसे नए शामिल हुए बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपने बक्से खोले और उन दिव्य अमृतों को पाया जिनकी उन्हें लंबे समय से चाह थी। साथ ही उन्हें नोयिन मैनुअल का आई चिंग बोन टेम्परिंग अध्याय भी मिला। जहां तक सोने, चांदी, जवाहरात और आलीशान हवेलियों की बात है, मैं बाद में किसी को भेजकर तुम्हें ये सब पहुंचा दूंगा। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद महाराज। भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग बहुत उत्साहित थे। और भी है। लिन बेइफान ने फिर से ताली बजाई। किन्नरों का एक और समूह अति सुंदर बक्सों के साथ अंदर आया। ये जो दाओ सहित 8 बुजुर्गों के लिए हैं। आपने मुझे भिखारी संप्रदाय पर नियंत्रण पाने में मदद की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये आइटम आपके लिए मेरे उपहार हैं और मुझे आशा है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। धन्यवाद महाराज। जो दाओ और अन्य बुजुर्गों ने उत्साह से अपने बक्से खोले। अंदर उन्हें और भी अधिक श्रेष्ठ दिव्य अमृत मिला, जो खुले बाजार में अमूल्य और अप्राप्य था। इसके अलावा एक IOU भी था। TLN, अनौपचारिक दस्तावेज जो ऋण को स्वीकार करता है। मैं आपका ऋणी हूँ। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा आपसे वादा है। आप जो भी दिव्य कौशल सीखना चाहते हैं उसे लिख लें। मैं आपको उस दिव्य कौशल के पहले 2 स्तर सिखाऊंगा। आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद। जो दाओ और 8 बुजुर्ग और भी अधिक उत्साहित थे। वे इतनी जल्दी दिव्य कौशल सीख सकते थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि महामहिम के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करना उनके जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 122/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 193.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 193.1। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 193.1। अन्य बुजुर्ग ईर्ष्या से देख रहे थे। उन्होंने कई दशकों तक भिखारी संप्रदाय में लगन से काम किया था, अपना आधा जीवन दे दिया था, और केवल तभी उन्हें पुराने संप्रदाय के नेता से कुत्ता मारने की छड़ी तकनीक या 18 ड्रैगन को वश में करने की हथेलियों की कुछ चालें सीखने का मौका मिला था। लेकिन अब जो दाओ और अन्य बुजुर्गों ने एक भी योगदान दिया था, जिसके बाद उन्हें दिव्य कौशल सीखने का अवसर मिला। और वे ये भी चुन सकते थे कि उन्हें कौन सा दिव्य कौशल सीखना है। महामहिम सचमुच उदार थे। इस विचार से उनके दिल खुश हो गए। जब तक वे महामहिम की सेवा करते रहेंगे और योगदान देते रहेंगे, उन्हें भी दिव्य कौशल का अभ्यास करने और प्रभावशाली बनने का अवसर मिलेगा। लिन बेइफान ने अन्य बुजुर्गों के भाव देखे और चुपके से मुस्कुरा दिया। जब तक तुम्हें प्रलोभन है, तब तक कर्तव्यपूर्वक मेरी सेवा करो। उस समय लिन बेइफान ने पीछे खड़े एक और शांत बुजुर्ग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग लाई, हम फिर से मिल रहे हैं। आप आखिरकार मेरे हाथों में आ गए। हा हा। ये व्यक्ति एल्डर लाइकिंग था, जिसकी एक बार लिन बेइफान से संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। लिन बेइफान उस समय उन्हें भर्ती करना चाहते थे, लेकिन उन्हें दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने भिखारी संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक रास्ता छोड़ दिया, जिससे उन्हें ग्रेजिया में आने और अच्छी तरह से रहने की अनुमति मिली। भिखारी संप्रदाय के नेता की मृत्यु और भिखारी संप्रदाय में वर्तमान परिवर्तन उससे अविभाज्य थे। एल्डर लाइकिंग आगे बढ़े, एक कड़वी मुस्कान के साथ झुके और कहा, आपके अधीनस्थ आपके महामहिम को सम्मान देते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी परिस्थितियों में मिलेंगे।
कृपया मेरे पिछले अनादर को क्षमा करें। उस दिन जाने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन बेईफान के साथ उसका कोई और संबंध होगा। बाद में जब उसे पता चला कि उनके भिखारी संप्रदाय के नेता हॉन के हाई लिन बेईफान के हाथों मारे गए थे तो वह दंग रह गया। जब उसे पता चला कि लिन बेईफान ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों को जीत लिया था और भिखारी संप्रदाय को अपने अधीन करने की तैयारी कर रहा था तो वह फिर से दंग रह गया। पक्ष विपक्ष पर विचार करने के बाद उन्होंने लिन बेईफान के प्रति निष्ठा रखने का निर्णय लिया। सबसे पहले वह भिखारी संप्रदाय का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। नेता के मर जाने और उनका नेतृत्व करने के लिए किसी ग्रैंड मास्टर के न होने के कारण भिखारी संप्रदाय निश्चित रूप से एक दूसरे दर्जे की ताकत बन जाएगा जो अन्य संप्रदायों का शिकार बन जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रेट जिया के पास एक ग्रैंड मास्टर था और केवल ग्रेट जिया के हाथों में पड़ने से ही भिखारी संप्रदाय अपनी स्थिति बनाए रख सकता था। इसके अलावा लिन बेईफान एक अच्छे गुरु थे, उनके लोग अच्छी तरह से रहते थे, इसलिए वह निश्चित रूप से भिखारी संप्रदाय के शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। भिखारी संप्रदाय उसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। दूसरा, वह अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता था। आखिरकार वह अब युवा नहीं रहा था और उसके परिवार में 1 दर्जन से अधिक सदस्य थे, वह उन्हें भिखारी की तरह नहीं रहने दे सकता था। और यदि वह तैयार भी था तो उसका परिवार तैयार नहीं था। इस समय लिन बेईफान ने एक जैतून की शाखा बढ़ा दी, उन्हें एक अकल्पनीय उपचार की पेशकश की, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसे दृढ़ता से पकड़ना पड़ा। लिन बेईफान मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। आपने जो कहा वह छोटी मोटी बातें हैं, मैंने उन्हें कभी दिल पर नहीं लिया। महामहिम की उदारता के लिए धन्यवाद। एल्डर लाई ने राहत की सांस ली। चूंकि सभी बुजुर्ग आ चुके हैं तो आइए भिखारी संप्रदाय के विकास के लिए भव्य योजनाओं पर चर्चा करें। लिन बेईफान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अन्य बुजुर्गों के चेहरे भी गंभीर हो गए। महाराज कृपया बोलें। फिर समूह ने अपनी चर्चा शुरू की। सबसे पहले संप्रदाय के नेता, संप्रदाय के उपनेता और कई अन्य बुजुर्गों की मृत्यु की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। वे दिखावा कर सकते थे कि वे साधना के लिए या किसी गुप्त मिशन पर एकांत में हैं, तथा नदियों और झीलों की अन्य शक्तियों को विस्मित करने के लिए रहस्य का वातावरण बनाए रख सकते थे। वे अपने विकास के लिए पर्याप्त समय खरीदने हेतु समाचार को यथासंभव लंबे समय तक विलंबित रखेंगे। दूसरा, एक जनसंख्या प्रवास योजना लागू की जानी चाहिए जिससे भिखारी संप्रदाय के कुछ अनुयायी जीविका कमाने के लिए ग्रेट जिया में आ सकें, जिससे ग्रेट जिया की जनसंख्या में वृद्धि हो सके। भिखारी संप्रदाय के बाकी अनुयायी संप्रदाय के भीतर ही बने रहेंगे। जो भिखारी संप्रदाय के अनुयायी महान जिया में आते थे उनका प्रबंधन महान जिया की राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार किया जाता था। उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था, भूमि पुनः प्राप्त की जाती थी, सड़कें बनाई जाती थीं, घर बनाए जाते थे और इसी प्रकार जो भी उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होता था। जहां तक भिखारी संप्रदाय में बचे हुए शिष्यों का प्रश्न है, यदि वे उसकी अच्छी तरह सेवा करते तो उन्हें भी पुरस्कार मिलता। इसके अलावा हमें भिखारी संप्रदाय को विकसित करना जारी रखना चाहिए, संप्रदाय में शामिल होने के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन करना चाहिए और हमारे भिखारी संप्रदाय की शक्ति को मजबूत करना चाहिए। इस संबंध में बुजुर्गों के पास मुझसे अधिक अनुभव है, इसलिए मैं इससे अधिक नहीं कहूँगा। लिन बेईफान ने एक पल सोचा और कहा, किसी संप्रदाय का विकास पैसे से अलग नहीं हो सकता। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं पहले आपको विकास निधि के रूप में 5 मिलियन टेल दूंगा। धन्यवाद महाराज, बुजुर्गों ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनका भिखारी संप्रदाय गरीब था और उनके पास बहुत कम पैसा था, लेकिन महामहिम की ओर से 5 मिलियन टेल के एक इनाम से उनकी वित्तीय समस्याएं सीधे हल हो गईं। ऐसे धनी और उदार मालिक के लिए काम करना सचमुच आरामदायक था। बैठक के बाद वे एक बार फिर व्यस्त हो गए। कुछ लोग दिव्य कौशल का अभ्यास करने में व्यस्त थे, कुछ लोग अपने लिए मकान चुनने और फिर अपने परिवारों को वहां ले जाने में व्यस्त थे। अन्य लोगों ने जुबानजियाओ तलवार ले ली और भिखारियों का नेतृत्व करने के लिए भिखारी संप्रदाय में लौट आए। सतह पर तो भिखारी संप्रदाय शांत था, लेकिन कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके भीतर कितने बड़े परिवर्तन हो गए थे। भिखारी संप्रदाय के मामलों को समाप्त करने के बाद लिन बेईफान ने खुद को फिर से खाली समय पाया। वास्तव में वह हर दिन मुक्त था। राज्य के मामलों को मूलतः मंत्रिमंडल द्वारा संभाला जाता था। प्रत्येक विभाग के अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन व्यवस्थित ढंग से किया और कोई महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न नहीं हुई। आम लोगों में सभी के पास पर्याप्त भोजन और काम था। वे सुबह से शाम तक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसा कमाने में व्यस्त रहते थे और उनके पास परेशानी पैदा करने का कोई समय या कारण नहीं था। दरबार में एक ग्रैंड मास्टर प्रभारी होता था और विदेशी शत्रु आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकते थे। सबसे अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं थीं, लेकिन वे भी उसके नियंत्रण में थीं। इस प्रकार ग्रेट जिया का प्रबंधन अधिक से अधिक शिथिल होता गया। कुछ भी करने को न होने के कारण लिन बेईफान केवल रात्रिकालीन मौज मस्ती में ही व्यस्त रहती थी तथा रात में संगीत, शराब और अन्य चीज़ों की दुनिया में खोई रहती थी। छोटी चुड़ैल याओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और लिन बेईफान को बिस्तर से खींचकर बाहर ले गई। गंभीरता से बोली, छोटे मूर्ख सम्राट, तुम रात के मौज मस्ती में कैसे लिप्त हो सकते हो और राज्य के मामलों की उपेक्षा कर सकते हो? महान जिया ने अभी सुधार करना शुरू किया है, तुम इस तरह से क्षय में नहीं गिर सकते।
लिन बेईफान ने गंभीरता से कहा, याओ याओ, तुम गलत समझ रही हो। मैं वास्तव में राज्य के मामलों में मेहनत कर रहा हूँ। याओ याओ मानो कुछ अविश्वसनीय बात सुनकर पूरी तरह से अचंभित हो गई। आप बिस्तर पर राज्य के मामलों पर मेहनत कर रहे हैं? हाँ, लिन बेईफान ने गंभीरता से सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बकवास। याओ याओ क्रोधित हो गया। किसने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति बिस्तर में सुंदरियों को गले लगाते हुए राज्य के मामलों में मेहनत कर रहा हो? मैं, याओ याओ, लगभग 20 वर्षों से रह रहा हूं और यह पहली बार है जब मैंने इस तरह के बेशर्म बहाने को इतनी मासूमियत से पेश होते देखा है। याओ याओ, तुम समझ नहीं पा रहे हो। लिन बेईफान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वर्तमान में शाही परिवार के पास कोई वारिस नहीं है और राजवंश का उत्तराधिकार खतरे में है। इसलिए अधिकारी और आम लोग बहुत चिंतित हैं, उम्मीद करते हैं कि मैं जल्द से जल्द एक शाही उत्तराधिकारी पैदा कर सकूं। क्या वास्तव में मामला है? ये और क्या हो सकता है? लिन बेईफान ने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, सम्राट, सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करता हूँ? क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे सुंदरियों को अपनी बाहों में पकड़ना और रात रात भर गाना पसंद है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे ऐसी चीजें करने में मजा आता है? यदि अधिकारियों का दबाव और आम लोगों की तुलना न होती तो मेरी यह हालत क्यों होती? जैसा कि कहा जाता है, लोग शासक से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी निराश हूँ। याओ याओ ने बुदबुदाया, बकवास। वह सचमुच किसी को मुक्का मारना चाहती थी। उस समय लिन बेईफान ने अचानक याओ याओ का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। याओ याओ, अब केवल तुम ही मुझे बचा सकती हो। याओ याओ फिर से स्तब्ध रह गई। मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? लिन बेईफान ने फुसफुसाते हुए कहा, याओ याओ, तुम्हारे कूल्हों को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तुम एक अच्छी संतान प्रसूति करने वाली हो। अगर हमारा बेटा हुआ तो अधिकारियों के पास कहने को कुछ नहीं होगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। याओ याओ का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी और गुस्से में अपने होंठ काट लिए। तुम मूर्ख सम्राट हो, मेरे साथ सोने की तुम्हारी इच्छा अथक है, मैं तुम्हें गला घोंटकर मार डालूंगी। लिन बेईफान, ओह ओह ओह। लिन बेईफान का गला घोंटने के बाद याओ याओ गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन एक पल के बाद वह पीछे मुड़ी और अपना माथा थपथपाते हुए बोली, अरे, मैंने तुम्हें लगभग भ्रमित कर दिया था। दरअसल मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने आई थी। लिन बेईफान ने आह भरते हुए कहा, किसी और दिन वापस आना, मुझे राज्य के मामलों से निपटने के लिए बिस्तर पर लौटना होगा। याओ याओ ने तुरंत लिन बेईफान का हाथ पकड़ लिया, ये गंभीर है। हाल ही में हमारे दानव संप्रदाय ने देखा कि भिखारी संप्रदाय के कई बुजुर्ग ग्रेजिया में बहुत सक्रिय थे। क्या आप जानते हैं क्यों? लिन बेईफान निश्चित रूप से जानता था कि क्यों, लेकिन वह ये नहीं कह सका। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 123/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 193.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 193.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 193.2। नदियों और झीलों के इन मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। रुको, कौन कहता है कि इसका कोई संबंध नहीं है? वे ग्रेजिया के लिए हानिकारक हो सकते हैं। याओ याओ ने गंभीरता से कहा, पहले भिखारी संप्रदाय के नेता हॉन के हाई ग्रेजिया के लिए परेशानी पैदा करने आए थे और हारकर भाग गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वह बदला लेने के लिए वापस आना चाहता था ताकि आपके ग्रेजिया के अनाज को जला सके। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। हालांकि वह नकाबपोश था, लेकिन बहुत संभावना है कि वह हॉन के हाई था। मैंने ये भी सुना है कि आपने उसे घायल करने के लिए युद्ध संरचना की शक्ति का प्रयोग किया था। लिन बेईफान ने तुरंत सिर हिलाया। ऐसा लगता है दुश्मन जल्दी से भाग गया। मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में घायल हुआ था या नहीं। दानव संप्रदाय ने बताया है कि भिखारी संप्रदाय के नेता और कई अन्य बुजुर्ग अचानक गायब हो गए हैं। कुछ का कहना है कि वे एकांत साधना में हैं, अन्य का कहना है कि वे एक रहस्यमय मिशन पर हैं। देखिए, क्या संयोग है। तो मेरा अनुमान यह है, भिखारी संप्रदाय के नेता हॉन के हाई गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं और वे लापता बुजुर्ग गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रहे होंगे। उसी समय हॉन के हाई हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए गुप्त रूप से उपचार करते समय वह अन्य बुजुर्गों को ग्रेजिया में घुसने का निर्देश देता है ताकि परेशानी पैदा करने के अवसर की प्रतीक्षा की जा सके। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। ये सुनकर लिन बेईफान बहुत हैरान हुआ। याओ याओ, तुम ये सब कैसे सोच पाए? तुम बहुत होशियार हो। हाँ हाँ, याओ याओ ने गर्व से अपना सिर उठाया। आपका विश्लेषण तार्किक और सुसंगत है, मुझे अब बहाने बनाने की भी जरूरत नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। लिन बेईफान प्रोत्साहन के संकेत के रूप में उसके सिर को थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गंभीर हो जाओ। मैं तुम्हें भिखारी संप्रदाय के लोगों से सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। उन्हें परेशानी में डालने से रोकने के लिए किसी को उन पर नज़र रखने के लिए रखना सबसे अच्छा है। याओ याओ ने उसे फिर से याद दिलाया। लिन बेईफान बहुत भावुक हो गया। याओ याओ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। चलो एक बच्चा पैदा करते हैं, मैंने बिस्तर भी तैयार कर लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ याओ ने भावशून्य होकर अपना 9 इंच सफ़ेद हड्डी वाला पंजा आगे बढ़ाया। लिन बेईफान, ओह ओह ओह। तभी ताओवादी संप्रदाय के सोंग यूफेई, जिनका नेतृत्व नपुंसक लियू कर रहे थे, अंदर आए। उन दोनों को झगड़ते और छेड़खानी करते देख किसी कारणवश वह असहज महसूस करने लगी। उसने सोचा कि उसने चुड़ैल को देखा था, इसलिए वह दुखी थी। याओ याओ ने भी नवागंतुक को देखा और व्यंग्य और मजाक के मिश्रण के साथ कहा, आप अपने बुद्धिमान शासक का चयन क्यों नहीं कर रहे हैं, और इसके बजाय आप यहाँ भाग रहे हैं? मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है, और तुम्हें ढूंढना तो कतई नहीं। सोंग यूफेई ने अपने बगल में याओ याओ को नज़रअंदाज कर दिया और सम्मान के साथ लिन बेईफान के पास पहुंची और कहा, महाराज, मैं ग्रेट ज़िया में अपने पद से इस्तीफा देने आई हूँ। लिन बेईफान हैरान रह गया, क्यों? क्या मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? याओ याओ ने सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। सोंग यूफेई ने समझाया, यह आपकी महिमा के कारण नहीं है, बल्कि ताओवादी संप्रदाय ने पहले से ही समर्थन के लिए एक बुद्धिमान शासक को चुना है। चूंकि आप दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धी संबंध है, इसलिए मेरे लिए यहाँ सेवा जारी रखना बेहद अनुचित है। मैं समझ गया। लिन बेईफान ने समझ में सिर हिलाया। ताओवादी संप्रदाय ने समर्थन के लिए एक सम्राट को चुना था, इसलिए ताओवादी शिष्य के रूप में सोंग यूफेई का वहां जाना स्वाभाविक था। उसके लिए केवल नाम के लिए भी ग्रेट ज़िया में रहना अनुचित होगा। तो फिर ताओवादी संप्रदाय ने किस सम्राट को चुना है? सोंग यूफेई ने कहा, महान लुओ राजवंश के आदरणीय लुओ जुन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान लुओ राजवंश के लुओ जुन। लिन बेईफान आश्चर्यचकित था। महान लुओ राजवंश महान ज़िया से अधिक दूर नहीं था, यह महान ज़िया के पश्चिम में स्थित था तथा केवल व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग था। लुओ जुन महान लुओ राजवंश का शासक सम्राट था। वह बहुत युवा था, 30 वर्ष का भी नहीं था, और पिछले सम्राट तथा महल की एक दासी का नाजायज पुत्र था। अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद वह बहुत सक्षम थे। वह चुपचाप अपनी ताकत विकसित करता रहा और एक निकम्मे व्यक्ति होने का दिखावा करता रहा, जिससे हर कोई उसकी उपेक्षा करता रहा। जब पिछले सम्राट की मृत्यु हो गई तो उसने तुरंत तख्ता पलट कर दिया, अपने सभी भाइयों और राजकुमारों को मार डाला, सत्ता हथिया ली और सम्राट बन गया तथा अपना नाम बदलकर जून रख लिया। फिर 3 वर्षों की अवधि में उन्होंने समर्पण के साथ शासन किया और एक महान साम्राज्य को एक राजवंश में बदल दिया। यदि लिन बेईफान की उत्कृष्ट प्रतिष्ठा न होती तो वह निश्चित रूप से इस समय के सबसे चमकदार सम्राटों में से एक होते। तो यह सम्राट है। याओ याओ ने अपनी जीभ चटकाई, ईमानदारी से, वह सम्राट बुरा नहीं है, लेकिन वह हमारे मूर्ख सम्राट की तुलना कैसे कर सकता है? ताओवादी संप्रदाय ने वास्तव में हमारे मूर्ख सम्राट को न चुनकर और उसके बजाय उस आदमी को चुनकर खुद को अंधा कर लिया है। लिन बेईफान की ओर सोंग यूफेई की निगाहें आक्रोश से भरी थीं। यदि उन्होंने सभी नदियों और झीलों की ताकतों को अस्वीकार करने और यहाँ तक कि सभी कुलीन परिवारों को अपमानित करने और सभी संबंधों को तोड़ने का फैसला नहीं किया होता, तो ताओवादी संप्रदाय ने बहुत पहले ही लिन बेईफान का समर्थन कर दिया होता। यही कारण है कि उन्हें दूसरे विकल्प के रूप में महान लुओ राजवंश के लुओ जुन के साथ समझौता करना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपना पद त्यागने यहाँ आए हैं, क्योंकि भविष्य में हम निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, हमारे 2 देश पड़ोसी हैं और साम्राज्यों में विकसित होने के लिए प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है। लेकिन ईमानदारी से, मेरे महान ज़िया की तुलना में उसका महान लुओहीन है और अंततः मुझसे हार जाएगा। सोंग यूफेई एक पल के लिए चुप हो गया। उसे हमारे पूरे ताओवादी संप्रदाय का पूरा समर्थन प्राप्त है। वह हार नहीं सकता। उसने ऐसा कहने का साहस इसलिए किया क्योंकि जब से ताओवादी संप्रदाय ने स्वर्ग की ओर से शासकों का चयन करना शुरू किया था, तब से वे कभी नहीं हारे थे। एक भी सम्राट उनके समर्थन से साम्राज्य स्थापित करने में असफल नहीं हुआ, और जिन्होंने उनका विरोध किया वे इतिहास में धूल बनकर रह गए, सभी ने उन्हें भुला दिया। हो सकता है कि अतीत में ये सच रहा हो, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। लिन बेईफान ने विश्वास के साथ कहा। अब न केवल उसके पास एक महान ग्रैंड मास्टर की ताकत थी, बल्कि उसके पास सुपर चीट टूल एम्पायर सैंडबॉक्स भी था। वह कैसे हार सकता था? यदि इतना सब करने के बाद भी वह हार गया तो उसे स्वयं को फांसी लगा लेनी चाहिए, जो एक ट्रांसमिग्रेंट की पहचान पर कलंक होगा। याओ याओ ने पास खड़े होकर अपनी छाती थपथपाई और कहा, मूर्ख सम्राट, चिंता मत करो, हमारा दानव संप्रदाय पूरी ताकत से तुम्हारा समर्थन करेगा। महामहिम, यह विदाई है। मुझे उम्मीद है कि जब हम भविष्य में फिर से मिलेंगे तो हम दोस्त बने रहेंगे। सोंग यूफेई ने जटिल लहजे में विदाई दी, उसका दिल अनिच्छा से भर गया। लिन बेईफान ने पुकारा, यूफेई, तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। तुम कभी भी वापस आ सकती हो और मैं हमेशा तुम्हारा स्वागत करूंगी।
धन्यवाद महामहिम, मैं विदा लेता हूँ। सोंग यूफेई ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर दूर चली गई। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 124/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 194.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 194.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 194.1। सोंग यूफेई के जाते हुए रूप को देखते हुए याओ याओ ने लिन बेइफान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, चूंकि अब से हम दुश्मन बनने जा रहे हैं, तो क्यों न हम पहले हमला करें और महान लुओ राजवंश को मिटा दें। हम महान लुओ सम्राट को मारने के लिए एक मास्टर को भेज सकते हैं। अपने बुद्धिमान शासक के बिना वह महिला व्यावहारिक रूप से हार जाएगी। वह मुझसे हार जाएगी। याओ याओ हा हा हा। लिन बेइफान कुछ गुस्से में था। याओ याओ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ओह, उसके लिए दुख हो रहा है। व्यंग्य के एक संकेत के साथ याओ याओ ने लिन बेइफान की छाती के खिलाफ अपनी उंगली दबा दी और कहा, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम उसके शरीर के पीछे वासना कर रहे हो और यही कारण है कि तुम उसके खिलाफ कदम उठाने के लिए सहन नहीं कर सकते? याओ याओ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लिन बेइफान फुसफुसाया, मेरा मतलब है कि हमें इस कहावत का पालन करना चाहिए कि बिना गोली चलाए गांव में घुस जाना चाहिए। उसे सीधे मार डालना बहुत उबाऊ है। उसे चुपचाप मार डालना ज़्यादा संतोषजनक है। याओ याओ, बिना संघर्ष के वह नहीं जान पाएगा कि सच्ची निराशा का क्या मतलब है। लिन बेइफान गर्व से हंसा। याओ याओ के चले जाने के बाद लिन बेइफान ने तुरंत एक आदेश जारी किया। महान लुओ राजवंश की हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रखें और थोड़ी सी भी परेशानी का संकेत मिलते ही मुझे सूचित करें। हाँ महाराज। एड्स बाय पब फ्यूचर। 3 दिन बाद सोंग यूफेई महान लुओ राजवंश के शाही महल में पहुंचा और किसी से मिला। वह एक लंबा और बलिष्ठ व्यक्ति था, जिसका चेहरा चौकोर था, बाल घने और दाढ़ी घनी थी, उसकी आंखें चमकदार और पैनी थीं, जिनसे एक शक्तिशाली आभा निकलती थी। वह स्पष्ट रूप से उच्च पद पर आसीन व्यक्ति था। ये व्यक्ति महान लुओ राजवंश का शासक सम्राट लुओ जुन था। सोंग यूफेई को देखकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, परी यूफेई, तुम आ गई। सोंग यूफेई ने सिर हिलाया, महाराज, मेरे निजी मामले निपट चुके हैं। आज से मैं पूरे दिल से साम्राज्य का विस्तार करने और इतिहास में याद किए जाने वाले एक ऋषि सम्राट बनने में आपकी सहायता करूंगा। बहुत बढ़िया। आपकी मदद और ताओवादी संप्रदाय के समर्थन से मेरा महान लुओ निश्चित रूप से दुनिया की महान शक्तियों में से एक बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। लुओ जुन बहुत प्रसन्न होकर दिल खोलकर हंसा। दोनों जमीन पर बैठ गए और एक कप चाय के बाद सोंग यूफेई ने गंभीरता से पूछा, महाराज, आगे क्या योजनाएं हैं? महान लुओ सम्राट की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें लोगों को समृद्ध बनाना चाहिए। एक देश की ताकत उसके आम लोगों के समर्थन से अविभाज्य है। अगर देश अमीर है लेकिन लोग गरीब हैं, तो ये लोगों का दिल नहीं जीत पाएगा और आम लोग इसे छोड़ देंगे। लोगों का समर्थन पाने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें अच्छी तरह से खाना मिले और वे संतुष्ट रहें, ताकि वे अपने दिल की गहराई से देश का समर्थन करें। ये राजवंश से साम्राज्य में परिवर्तन की नींव है। सोंग यूफेई ने सिर हिलाया, महाराज, जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। आम लोगों को अपने दिल में रखने से ही वे आपका साथ देंगे। महान लुओ सम्राट जोश से भरे हुए बोले, इसके अलावा हमें अपनी सेना को मजबूत करना होगा। साम्राज्य बनने के लिए क्षेत्र और संसाधन आवश्यक हैं और इन्हें बलपूर्वक जब्त किया जाना चाहिए। इसलिए हमें एक मजबूत सेना का निर्माण करना होगा जो अजेय हो। क्या इन व्यापक निर्देशों के लिए आपके मन में कोई विशेष कार्य योजना है? बेशक, मैं सुधारों की एक श्रृंखला को लागू करने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि ये कुलीन परिवारों के हितों को प्रभावित करेगा और वे निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। मुझे ताओवादी संप्रदाय के समर्थन की आवश्यकता होगी। महान लुओ सम्राट ने झुककर कहा। सोंग यूफेई ने सिर हिलाया, यह कोई समस्या नहीं होगी। ताओवादी संप्रदायों के समर्थन के साथ वे जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस समर्थन के साथ मैं साहपूर्वक आगे बढ़ सकता हूँ। महान लुओ सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सम्राट के रूप में उनका उत्थान कुलीन परिवारों के समर्थन के बिना नहीं हुआ। हालांकि कुलीन परिवार बहुत लालची थे, अक्सर उसके कार्यों पर प्रतिबंध लगाते थे और उसे वह करने से रोकते थे जो वह करना चाहता था। लेकिन अब ताओवादी संप्रदाय के समर्थन से कुलीन परिवार परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, जिससे उसके कार्य बहुत आसान हो जाएंगे। मेरे सुधार उपाय इस प्रकार हैं। बड़ी संख्या में बेरोजगार आम लोगों को संगठित करके ज़मीन साफ करो, सड़कें बनाओ, नहरें खोदो, घर बनाओ इत्यादि। उन्हें भोजन उपलब्ध कराओ और उन्हें मजदूरी भी दो। एक बार जब उनके पास पैसा होगा तो वे स्वाभाविक रूप से उसे खर्च करेंगे, जिससे बाजार में जान आएगी और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
जितना अधिक सॉन्ग यूफेई ने सुना उतना ही यह परिचित लग रहा था। क्या ये ग्रेट जिया का विकास मॉडल नहीं है? ये सही है, ये ग्रेट जिया का विकास मॉडल है। महान लुओ सम्राट ने स्वीकृति में सिर हिलाया। महान जिया इस मॉडल की बदौलत सिर्फ 2 साल में एक छोटे से राज्य से एक सुपर राजवंश में विकसित होने में सक्षम था। मैंने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि यह राष्ट्र को समृद्ध बनाने और देश को मजबूत बनाने के लिए एक बेहद प्रभावी रणनीति है। ये कहना होगा कि ग्रेट जिया के सम्राट जो इस विचार के साथ आए थे, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इसलिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये केवल एक अफसोस की बात है कि उनका तरीका अपने समय से बहुत आगे था, लोगों की लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को पलट रहा था और इसलिए उन्हें दुनिया ने गलत समझा और 2 साल तक मूर्ख सम्राट कहा। हा। चूंकि यह तरीका कारगर है, इसलिए मैं इसे अपनाने की योजना बना रहा हूँ। उचित निष्पादन के साथ महान लुओ राजवंश निश्चित रूप से दुनिया की महान शक्तियों में से एक बनने के लिए तेजी से बढ़ेगा। महान लुओ सम्राट की आंखें तीव्र महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं। सोंग यूफेई ने सलाह दी, लेकिन महाराज, ये दृष्टिकोण बहुत कट्टरपंथी है और इसके लिए बड़ी मात्रा में खाद्य सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परी यूफेई। महान लुओ सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। 3 साल के मेहनती शासन और स्वास्थ्य लाभ के बाद महान लुओ ने पूरे देश के आम लोगों को 1 साल तक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त भोजन जमा कर लिया है। इसलिए खाद्य आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। सोंग यूफेई ने समझाना जारी रखा, लेकिन हमें पर्याप्त धन की भी आवश्यकता है। ग्रेट जिया के विकास मॉडल के अनुसार हमें न केवल भोजन वितरित करने की आवश्यकता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए धन भी वितरित करना होगा। क्या आपका राष्ट्रीय खजाना इसे वहन कर सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। परी यूफेई, आपको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। महान लुओ सम्राट फिर से हंसे। हालांकि महान लुओ के राष्ट्रीय खजाने में चांदी प्रचुर मात्रा में नहीं है, ये निश्चित रूप से कुछ महीनों तक चलने के लिए पर्याप्त है। मैं सीमेंट घरों को बेचकर पैसे वितरित कर सकता हूं ताकि उनका पैसा वापस मिल सके। हम कराधान के माध्यम से अपने सोने और चांदी को भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम एक आदर्श चक्र बनाएंगे। जब पैसा तेजी से प्रसारित होने लगेगा तो हमारी ग्रेट लुओज अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होगी। जितनी तेजी से पैसा बहेगा उतनी ही तेजी से विकास होगा और देश उतना ही समृद्ध बनेगा। यह एक सिद्धांत है जो मुझे ग्रेट जिया मॉडल का गहन अध्ययन करने के बाद समझ में आया है। हा। सोंग यूफेई अभी भी चिंतित था, लेकिन ग्रेट जिया के विकास का कारण उनके समृद्ध संसाधनों से अविभाज्य था। उदाहरण के लिए, सीमेंट के घरों के निर्माण में उनके पास कोयला, चूना पत्थर और लोहायस्क जैसे प्रचुर संसाधन हैं, जो सभी शहरों के पास स्थित हैं, जिससे लागत में काफ़ी बचत होती है। आप लोग। ग्रेट लुओ सम्राट ने जोर से घोषणा की। ग्रेट लुओ में हमारे संसाधन भी बहुत प्रचुर मात्रा में हैं और शहरों के करीब हैं, साथ ही नदियों के पास भी हैं। ये कहा जा सकता है कि ग्रेट जिया के पास जो भी परिस्थितियां हैं, ग्रेट लुओ के पास भी वही हैं। अगर ग्रेट जिया सफल हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि मैं न कर सकूं। परी यूफेई, बस इंतजार करो और देखो। मैं निकट भविष्य में निश्चित रूप से एक शक्तिशाली ग्रेट लुओ का निर्माण करूंगा। अपनी महत्वाकांक्षी भावना और ताओवादी संप्रदाय के समर्थन से महान लुओ सम्राट ने तुरंत सुधार शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने ताओवादी संप्रदाय को कुलीन परिवारों का दमन करने के लिए कहा ताकि वे परेशानी पैदा न कर सकें। फिर इस अवसर का उपयोग करके उन्होंने अनेक संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद उन्होंने साहपूर्वक सुधारों की पहल की। उन्होंने शाही फरमान जारी किए और बड़ी संख्या में आम लोगों को काम करने के लिए संगठित किया। भूमि साफ करना, खनन करना, सड़कें बनाना, नहरें खोदना, घर बनाना। संक्षेप में, उसने महान जिया द्वारा किए गए हर काम की नकल की। महान लुओ राजवंश ने काम शुरू करने का जुनून जगाया। लिन बेईफान को जल्दी ही इस स्थिति का पता चल गया और वह हंसने लगा। वे वास्तव में नकल करना जानते हैं। मैं आग में घी डालूंगा। भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग कियान को बुलाओ, मेरे पास उसके लिए आदेश हैं। तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 125/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 194.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 194.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 194.2। इसके तुरंत बाद भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग कियान युआन वहां पहुंचे। महाराज, आपकी क्या आज्ञा है? एल्डर कियान बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसने आने के बाद से ग्रेट जिया को नहीं छोड़ा था। वह सम्राट के करीब रहकर चमकने के अवसर का लाभ उठाने में विश्वास करता था। अब आखिरकार उसका मौका आ गया था। स्वर्ग से आशीर्वाद। एल्डर कियान, आप आ गए। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये सुनकर एल्डर कियान और भी उत्साहित हो गए। महत्वपूर्ण कार्य अच्छे थे।
कार्य जितना महत्वपूर्ण होगा, पूरा होने पर उतना ही उदार पुरस्कार मिलेगा। कृपया अपना आदेश दें महाराज, मैं आग और पानी से गुजरने को तैयार हूँ। एल्डर कियान ने ऊंची आवाज में घोषणा की। यह इतना गंभीर नहीं है। आपको ग्रेट लुओ में कुछ करने के लिए बस भिखारी संप्रदाय की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या वे कोई बड़ा उत्पादन करने की योजना नहीं बना रहे हैं? भिखारी संप्रदाय से हमारे भाइयों को बुलाओ कि वे वहां जाएं और ग्रेट लुओ की मदद करें। एल्डर कियान ने सिर हिलाया और तुरंत कार्रवाई में जुट गए। ग्रेट लुओ और पड़ोसी राज्यों के भिखारियों ने इस आह्वान पर प्रतिक्रिया दी। महान लुओ राजवंश एक बड़ा उत्पादन शुरू कर रहा है। वे न केवल भोजन उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि मजदूरी भी दे रहे हैं। चलो चलें। वाह, क्या यह महान जिया राजवंश जैसा नहीं है? ये वही है। क्या आप जा रहे हैं? क्या हम मूल रूप से ग्रेट जिया जाने की योजना नहीं बना रहे थे? बेशक हम ग्रेट जिया जा रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि हम पहले ग्रेट लुओ जा सकते हैं और अगर यह काम नहीं करता है तो हम ग्रेट जिया की ओर जा सकते हैं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये भी ठीक है। चलो पहले ग्रेट लुओ की ओर चलते हैं। और इस तरह 10 लाख भिखारी ग्रेट लुओ की ओर उमड़ पड़े। महान लुओ शाही महल के अंदर एक बूढ़ा मंत्री जल्दी से आया। महाराज, मुसीबत है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महान लुओ सम्राट ने शांत भाव से पूछा। महामहिम, जब से भर्ती आदेश जारी हुआ है तब से 10 लाख से ज्यादा भिखारी हमारी प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर सीमा पार कर चुके हैं। वे अब शाही शहर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। महान लुओ सम्राट खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत अच्छी खबर? बूढ़ा मंत्री हैरान रह गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे कामों ने लोगों का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि वे हमारे आह्वान पर आए हैं। यह महान लुओ के लिए सबसे बड़ा समर्थन है, इसलिए उन्हें दूर मत करो, उन सभी को स्वीकार करो। महान लुओ सम्राट ने एक शानदार इशारे के साथ घोषणा की। लेकिन महाराज, हमारे पास शायद पर्याप्त भोजन नहीं होगा। चिंता मत करो, शरद ऋतु की फसल आने वाली है और तब निश्चित रूप से पर्याप्त भोजन होगा। और मजदूरी के बारे में, हमारे राष्ट्रीय खजाने में पर्याप्त चांदी नहीं है। कोई बात नहीं, पक्के मकानों का निर्माण शुरू होने वाला है और हम जल्द ही मजदूरी के पैसे इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन महाराज, महान लुओ सम्राट थोड़ा नाखुश था। मंत्री, बड़ी तस्वीर को देखो और तत्काल लाभ और हानि पर ध्यान केंद्रित मत करो। हालांकि अधिक लोग हैं, जिसका अर्थ है कि भोजन और चांदी की अधिक खपत। इसे दूसरे कोण से देखें, हमारे पास जितने अधिक लोग होंगे, हमारी ताकत उतनी ही अधिक होगी और काम करना उतना ही आसान होगा। इतने सारे लोगों के मेरे कारण का समर्थन करने से महान लुओ निश्चित रूप से तेजी से विकसित होगा। हमें एक साम्राज्य बनने की उम्मीद है। फिर महान लुओ सम्राट शाही शहर के शीर्ष पर चढ़ गया और नीचे लाखों विदेशियों को एक उत्साही आवाज में संबोधित किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं। एक बार जब आप महान लुओ में आ जाते हैं तो आप मेरे विषय हैं और मैं आप में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि सभी के पास खाने के लिए भोजन और कमाने के लिए मजदूरी होगी। महामहिम बुद्धिमान हैं, भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाया। महान लुओ सम्राट खुशी से हंसे, हा हा हा। उसी समय सोंग युफेई वहां पहुंचा और नीचे खड़े लाखों लोगों को चिंता से देखते हुए बोला, महाराज, क्या आप वाकई सब ठीक है? निश्चिंत रहो परी युफेई। महान लुओ सम्राट आत्मविश्वास से मुस्कुराए। अतीत में महान जिया ने एक ही स्थिति का सामना किया था। उस समय महान जिया सम्राट लिन बेफान ने भी सभी को स्वीकार किया, जिसके कारण आज हम जो समृद्ध युग देख रहे हैं वह सामने आया। अगर वह ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? परी युफेई, बस देखो, महान लुओ बढ़ रहा है। अन्य देशों से अधिकाधिक भिखारी ग्रेट लुओ में आने लगे। 1 और 10 लाख, कोई समस्या नहीं, सभी स्वीकार कर लिए गए। फिर 1 और 10 लाख, फिर भी कोई समस्या नहीं, सभी स्वीकार कर लिए गए। फिर भी 1 और मिलियन, अभी भी स्वीकार किया गया। संक्षेप में कहें तो किसी को भी वापस नहीं भेजा गया। ग्रेट लुओस की जनसंख्या बढ़ती रही और 1 महीने से भी कम समय में 8 मिलियन से अधिक भिखारी वहां आ गए। भोजन और चांदी दोनों का तेजी से उपभोग हो रहा था। महान लुओ सम्राट ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक भर्ती आदेश इतने सारे लोगों को आकर्षित कर सकता है, यहाँ तक कि उस समय के महान जिया से भी अधिक पागल। यह उसके लिए भारी पड़ रहा था। ठीक है, चलो अभी भर्ती करना बंद कर देते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है। खाद्यान्न की स्थिति कैसी है? क्या हम फसल आने तक जीवित रह सकते हैं? और खजाने का क्या होगा? महामहिम, हालांकि खाद्यान्न की खपत बहुत ज्यादा है, फिर भी हम निश्चित रूप से फसल आने तक जीवित रह सकते हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय खजाने की है। पैसा बाहर जा रहा है और आ नहीं रहा है। हम हर जगह खर्च कर रहे हैं और इसे बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। कंक्रीट के घरों का निर्माण कार्य कैसा चल रहा है? महान लुओ सम्राट ने पूछा। महामहिम, हमने पहले ही 2000 से अधिक कंक्रीट घर बना लिए हैं और 3000 निर्माणाधीन हैं। अच्छा, अब इन्हें बेच दो ताकि पैसे वापस मिल जाएं। महान लुओ सम्राट ने हाथ हिलाकर आदेश दिया।
इसलिए मकान बेचने का फरमान जारी कर दिया गया। प्रत्येक कंक्रीट घर की कीमत 35 सिल्वर टेल थी, प्रति व्यक्ति एक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। यदि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं होता था तो किश्तों में भुगतान करना एक विकल्प था। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संक्षेप में, ये ठीक वैसा ही था जैसा महान जिया ने किया था। एक और दिन बीत गया था। महान लुओ सम्राट ने पूछा, कंक्रीट के घरों की बिक्री कैसी है? महाराज को सूचित करें, अभी तक कोई बिक्री नहीं हुई है, कृपया मुझे माफ करें। महान लुओ सम्राट ने आश्वस्त किया, ये स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आपने क्या अपराध किया है? जब महान जिया ने पहली बार कंक्रीट के घर बेचना शुरू किया तो उन्होंने पहले दिन एक भी घर नहीं बेचा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम लोगों ने अपने पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है और इसे खर्च करने में अनिच्छुक हैं, इंतजार करना और देखना पसंद करते हैं। इसलिए आपको अभिमानी या अधीर नहीं होना चाहिए और धैर्यपूर्वक इसका इंतजार करना चाहिए। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, महामहिम। एक और दिन बीत गया। महान लुओ सम्राट ने फिर पूछा, कंक्रीट के घरों की बिक्री कैसी है? महाराज को सूचित करें, अभी भी कोई बिक्री नहीं हुई है, कृपया मुझे माफ करें। महान लुओ सम्राट ने उसे एक बार फिर आश्वस्त किया, ये स्थिति बिल्कुल सामान्य है और मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। आखिरकार सबसे सस्ते घर की कीमत भी कई दर्जन टेल होती है। आम लोगों को समायोजित होने के लिए कुछ दिन चाहिए, उन्हें थोड़ा और समय दें। महामहिम की समझ के लिए धन्यवाद। तीसरा दिन बीत गया पर अभी तक एक भी मकान नहीं बिका। हालांकि महान लुओ सम्राट शांत रहे। चौथा दिन भी बीत गया लेकिन बिक्री नहीं हुई। महान लुओ सम्राट अब भी पहले की तरह शांत थे। पांचवें और छठे दिन कोई भी मकान नहीं बिका, फिर भी राष्ट्रीय खजाने की चांदी तेजी से कम हो रही थी। अंततः महान लुओ सम्राट अब और शांत नहीं रह सके। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 126/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़ें और 10% कैशबैक पाएं। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़ें और 10% कैशबैक पाएं। YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 195.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 195.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 195.1। इसलिए उन्होंने मामले के प्रभारी अधिकारी को तलब किया। 6 दिन बीत गए हैं, एक भी घर क्यों नहीं बिका? क्या आपने इसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं किया, जिससे आम लोगों को कंक्रीट के घरों के बारे में पता ही न चले? अधिकारी ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर डरते हुए कहा, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब से शाही आदेश जारी हुआ है तब से मैंने लोगों से इसका जोरदार प्रचार करवाया है और यह कहा जा सकता है कि देश में हर कोई इसके बारे में जानता है। वे क्यों नहीं बेच रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। यह आश्चर्यजनक है। महान लुओ सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर हर कोई इसके बारे में जानता है और घर इतने सस्ते हैं तो वे अभी भी खरीदने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? महामहिम, ग्रेट जिया को वास्तव में शुरू में इसी समस्या का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कई दिनों तक घरों को सूचीबद्ध किया लेकिन एक भी बिक्री नहीं हुई। हालांकि उन्होंने अंत में समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया, इसलिए हम पूरी तरह से उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। महान लुओ सम्राट ने आग्रह किया, क्या उपाय है? जल्दी बोलो। महाराज, बस कीमत बढ़ा दीजिए। कीमत बढ़ाओ। महान लुओ सम्राट ने फिर से भौहें सिकोड़ी। हमारे घरों की कीमत 35 टाइल चांदी है, जो अन्य टाइल छत वाले घरों की तुलना में बहुत सस्ता है, और वे बिक नहीं रहे हैं। अगर हम कीमत बढ़ा दें तो वे क्यों बिकेंगे? महाराज, इसमें मानव स्वभाव भी शामिल है। अधिकारी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, लोग हमेशा सौदेबाजी की तलाश में रहते हैं और उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका फायदा न उठा लिया जाए। इसलिए जब कीमत बढ़ जाती है तो आम लोगों को डर लगता है कि अगर उन्होंने बहुत देर कर दी तो उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए उन्हें तुरंत खरीदारी करनी चाहिए। ठीक इसी तरह से ग्रेट जिया ने कंक्रीट के घरों की बिक्री के मुद्दे को हल किया और हम निश्चित रूप से उनकी नकल कर सकते हैं। महान लुओ सम्राट ने तुरंत स्वीकृति में ताली बजाई। अच्छा, जैसा आप कहें वैसा ही करते हैं और कीमत बढ़ा देते हैं। इस प्रकार सम्राट की स्वीकृति से ग्रेट लुओ में कंक्रीट के घरों की कीमत में 1 टाइल चांदी की वृद्धि कर दी गई और प्रचार तेज कर दिया गया। सब लोग आकर देख लो, कंक्रीट के मकानों की कीमत 1 टाइल चांदी बढ़ गई है। यदि आप अभी मकान नहीं खरीदते हैं तो कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। जल्दी करो क्योंकि जल्दी उठने वाले मुर्गे को कीड़े मिलते हैं। अब और देर मत करो। आम लोग बिना कोई खास प्रतिक्रिया के ये सब देखते रहे। अगले दिन कंक्रीट के मकानों की कीमत में 1 और टाइल चांदी की वृद्धि हो गई।
क्योंकि कोई भी मकान नहीं खरीद रहा था, इसलिए महाराज बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने कीमत में एक और टाइल चांदी की वृद्धि कर दी। ये कितना दर्दनाक सबक है। सिर्फ 2 दिन की देरी से और चांदी की कीमत 2 टाइल बढ़ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी लोग जल्दी करो और आगे बढ़ो, महामहिम को निराश मत करो। आम लोगों ने दोबारा देखा लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तीसरे दिन सीमेंट के मकानों की कीमत में एक और टाइल चांदी की वृद्धि हो गई। कल फिर किसी ने मकान नहीं खरीदा और महाराज एक बार फिर नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने कीमत में एक और टाइल चांदी की वृद्धि कर दी। अब चांदी का भाव 38 ताल पहुंच गया है। क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? यदि यह और अधिक बढ़ गया तो आपके पास मकान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। आम लोग अभी भी बिना किसी प्रतिक्रिया के देख रहे थे। इसके बाद ग्रेट लुओ सीमेंट घरों की कीमत हर दिन एक टाइल चांदी के हिसाब से बढ़ी और इससे पहले कि किसी को इसका एहसास हो, ये 40 टाइल को पार कर गई। ग्रेट लुओ के अधिकारियों ने जोरदार प्रचार किया, लेकिन आम लोग अविचल रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हों कि तुम अपना सामान बेचो, तुम जो करो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। 7 दिनों के बाद महान लुओ सम्राट अब और शांत नहीं बैठ सके। अब वास्तव में कितने सीमेंट घर बेचे गए हैं? पसीने से लथपथ अधिकारी ने बताया, महाराज अभी तो एक भी नहीं बिका है, कृपया मुझे क्षमा करें। महान लुओ सम्राट अंततः क्रोधित हो उठे, क्या आपने ही नहीं कहा था कि कीमतें बढ़ाने से सीमेंट के घरों की बिक्री की समस्या हल हो जाएगी? अब हम एक भी घर क्यों नहीं बेच सकते? अधिकारी ने डरते हुए कहा, ग्रेटजिया के अनुभव के अनुसार अब तक घर बिक जाने चाहिए थे, लेकिन लोगों की अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये वाकई अजीब है। महान लुओ सम्राट ने अधिकारी की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं कि तुम बाहर जाओ और कारण की जांच करो। अगर तुम इसका पता नहीं लगा सकते तो वापस आने की जहमत मत उठाना। हाँ महाराज। अधिकारी डर के मारे पीछे हट गया। रुको, वापस आओ, महान लुओ सम्राट ने फिर से पुकारा। क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं, महाराज? मैं इस काम को अकेले तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ता। मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद गुप्त रूप से जाऊंगा। 1 घंटे बाद एक धनी आम आदमी की पोशाक पहने सम्राट शाही महल से बाहर निकले और बाहर निर्माण स्थल पर पहुंचे। हलचल भरे दृश्य को देखकर उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक साम्राज्य की भावना है। जब तक सभी के पास काम होगा, खाने को भोजन होगा तथा वे शांति और संतोष से रहेंगे, तब तक राष्ट्र निश्चित रूप से तेजी से मजबूत बनेगा। उनका मानना था कि उनके नेतृत्व में ग्रेट लुओ निश्चित रूप से एक शक्तिशाली साम्राज्य बन जाएगा। उसी समय निर्माण स्थल से श्रमिकों का एक समूह आराम करने के लिए नीचे आया और महान लुओ सम्राट ने पास जाकर पूछताछ करने का अवसर लिया। नमस्कार भाइयों, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर आपके जवाब मुझे संतुष्ट करते हैं तो यह चांदी का ताइल आपका है। महान लुओ सम्राट ने चांदी का एक ताइल निकाला। एक ताइल चांदी 1000 तांबे के सिक्कों के बराबर थी, जो एक साधारण श्रमिक के लिए लगभग 5 महीने की मजदूरी थी। इसलिए चांदी का ये सिक्का सभी को बहुत लुभा रहा था। ठीक है, कुछ भी पूछो, जब तक हमें पता है हम निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे। धन्यवाद भाइयों। शुरुआत बहुत ही सुचारू रही और महान लुओ सम्राट खुश थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, पहला सवाल, क्या अब आप सभी के पास रहने के लिए जगह है? मजदूरों के समूह ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने कहा, हमारे पास घर कहाँ होंगे? असल में हम दूसरे देश से आए आम लोग थे जिनके पास घर या पैसे नहीं थे। सीधे शब्दों में कहें तो हम भिखारी थे। हमने सुना था कि यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पास पर्याप्त भोजन और वेतन है, इसलिए हम यहाँ आजीविका कमाने आए हैं। हाँ, हम सब भिखारी थे, हमारे पास घर कहाँ होगा? बारिश से बचने के लिए एक जगह होना बहुत बढ़िया होगा। आपका प्रश्न थोड़ा दुखदाई है और यह मुझे वास्तव में आपको उत्तर देने का मन नहीं कर रहा है। अन्य लोगों ने भी सहमति में स्वर मिलाया। अपने लक्षित ग्राहकों को पाकर महान लुओ सम्राट और भी खुश हो गया। पास ही स्थित राजधानी शहर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जब मैं अभी शहर से निकला था तो मैंने घरों की बिक्री के लिए एक शाही नोटिस देखा। घर काफ़ी सस्ते हैं, आप एक क्यों नहीं खरीद लेते? अगर घर सस्ता भी हो तो भी इसकी कीमत दर्जनों टन चांदी होगी। हमें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? हाँ, वह कंक्रीट का घर वास्तव में सस्ता है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत लगभग 40 कुछ टाइल चांदी है। मेरे पास एक टाइल चांदी भी नहीं है, मैं घर कैसे खरीद सकता हूँ? ये देखने में तो अच्छा है, लेकिन ये घर ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम सोच सकें। आप किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान लुओ सम्राट ने तुरंत कहा, आपको हर महीने केवल 30 से 40 वेन का भुगतान करना होगा और आपके पास रहने के लिए एक घर होगा। पैसे चुकाने के बाद घर पूरी तरह से आपका है। क्या किश्तों का पैसा भी पैसा नहीं है? उस घर की कीमत पहले ही 42 टाइल चांदी तक जा चुकी है। अन्य घरों की तुलना में ये ज़्यादा सस्ता नहीं है। 42 टाइल चांदी में एक मकान, इसे खरीदने के लिए मुझे लगभग 18 साल तक काम करना पड़ेगा। अगर मैं हर महीने 50 वेन चुकाने में सक्षम हूं और किश्तों में भी भुगतान कर सकता हूं, तो मुझे इसे चुकाने के लिए 70 साल से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन 70 साल बाद क्या मैं तब भी काम कर पाऊंगा? क्या मैं तब भी जिंदा रहूंगा?
महान लुओ सम्राट थोड़ा चिंतित हो गए। आपने इसे तब क्यों नहीं खरीदा जब ये पहले सस्ता था? इससे पहले जब ये सस्ता था तब भी इसकी कीमत 35 टैल चांदी थी। 35 टैल चांदी। क्या आप गणना कर सकते हैं कि हमें उस पैसे को कमाने के लिए कितने साल काम करना होगा? यदि हमें किश्तों में भुगतान करना पड़े तो उस ऋण को चुकाने में कितने वर्ष लगेंगे? इसलिए इसे न खरीदना ही बेहतर है, इससे चिंता कम होगी। महान लुओ सम्राट को अंततः समझ में आया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मकान महंगे माने जाते थे। लेकिन नीली ईंटों से बना उसी गुणवत्ता का एक मकान पहले से ही 60 टैल चांदी में बिक रहा था। यहाँ तक कि निम्न गुणवत्ता वाली लाल ईंटों से बना एक मकान भी 50 टैल चांदी से अधिक में बिक रहा था। 35 टैल चांदी में कंक्रीट का मकान पहले से ही बहुत सस्ता था। तो आपके विचार से कंक्रीट के मकान की लागत कितनी होनी चाहिए ताकि वह उचित मूल्य पर मिल सके? महान लुओ सम्राट ने विनम्रतापूर्वक पूछा। एक व्यक्ति जोर से हंसा। बेशक, अगर यह मुफ्त हो तो सबसे अच्छा है। अन्य लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, मुफ्त ही सबसे अच्छा है, हाँ हाँ। महान लुओ सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। मुफ्त? ये कैसे संभव हो सकता है? वह कोई दान देने वाला लड़का नहीं था। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 127/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 195.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 195.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 195.2। शुल्क तो असंभव है क्योंकि उच्च पद पर बैठे लोगों को पैसा तो कमाना ही है। महान लुओ सम्राट ने अपने चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, चलो अब चर्चा करते हैं, एक कंक्रीट घर के लिए कितना उचित होगा। यदि हम घर की मजबूती पर विचार करें तो 30 टैल उचित होगा, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि यह सस्ता हो सकता है। मुझे लगता है कि लगभग 30 टैल अच्छा होगा, ये देखते हुए कि वे कितनी तेजी से घर बनाते हैं। 10 टैल चांदी सबसे अच्छी होगी, तब मैं इसे खरीद सकूंगा। हर किसी की अपनी अपनी राय थी और कोई आम सहमति नहीं थी। इस समय एक व्यक्ति जो बुरा लग रहा था बोला, वास्तव में हम ग्रेजिया से सीख सकते हैं। ग्रेजिया सीमेंट के घर भी बेचता है, हम उनके घरों की कीमतों का उल्लेख कर सकते हैं। वहाँ प्रति घर 25 टाइल चांदी है। जब तक वे 25 टाइल चांदी पर भी बेचते हैं ये लगभग सही होना चाहिए, और अगर यह और भी सस्ता हो सकता है तो यह और भी बेहतर होगा। ये सुनने के बाद महान लुओ सम्राट को लगा कि यह बहुत मायने रखता है। वह अपने साथ आए अधिकारियों की ओर मुड़ा और फुसफुसाया, क्या हम कीमत घटाकर 25 टाइल चांदी कर सकते हैं? महाराज, हम इसे कम नहीं कर सकते। अधिकारी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हमारे हिसाब से अगर हम इसे 35 टैल चांदी पर बेचें तो हम लगभग लाभ कमा सकते हैं। अगर कीमत 35 टैल से कम हो जाती है तो हमें नुकसान होगा। हम जितना ज़्यादा कीमत कम करेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, और जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। महान लुओ सम्राट क्रोधित हो गए, तो फिर महान जिया इसे इतने सस्ते में क्यों बेच सकता है? अधिकारी ने असहाय होकर उत्तर दिया, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी लागत कम है? वे स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करते हैं क्योंकि उनके संसाधन उनके दरवाजे पर ही हैं। हालांकि हमारे संसाधन भी काफ़ी पास हैं, फिर भी एक निश्चित दूरी है और परिवहन लागत बढ़ाता है। मुझे परवाह नहीं है। सबसे पहले आवास की कीमतें कम करें और आपातकाल से निपटने के लिए कुछ घर बेचें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ महाराज। लौटने के बाद महान लुओ सम्राट ने तुरंत आवास की कीमतें घटाकर 25 टन चांदी प्रति घर कर दी, जो कि महान जिया के समान ही थी। हालांकि इसकी एक सीमा निर्धारित की गई थी जिसके अनुसार केवल 100,000 मकान ही उपलब्ध थे। इस तरह वे शीघ्रता से कुछ धनराशि वापस प्राप्त कर सकते थे और साथ ही अपने घाटे पर भी नियंत्रण रख सकते थे। 3 दिन बीत गए और अंततः कुछ मकान बिक गए, लेकिन बहुत अधिक नहीं। महान लुओ सम्राट बहुत हैरान थे। उन्होंने कीमतें घटा दी थीं, फिर भी मकान क्यों नहीं बिक रहे थे। इसलिए वह एक बार फिर गुप्त रूप से गया और लोगों के उसी समूह का सामना किया। उन्होंने पूछा तो पता चला कि उनमें से किसी ने भी मकान नहीं खरीदा था। चांदी का भाव तो पहले ही 25 साल तक गिर चुका है, फिर भी आप क्यों नहीं खरीद रहे? कीमत वास्तव में काफ़ी सस्ती है, लेकिन मैंने ग्रेट लुओ में बसने की योजना नहीं बनाई है, इसलिए मैं यहाँ एक घर क्यों खरीदूंगा? वे हंसे। महान लुओ सम्राट दंग रह गए, यहाँ क्यों नहीं रहते? देखो सम्राट तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है, तुम्हें भोजन और पैसा देता है, तुम्हें सस्ते दामों पर घर बेचता है, तुम्हें अपनी पसंद की जिंदगी जीने की इजाज़त देता है। सम्राट ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो हमें भोजन और पैसे मुहैया कराने में बहुत खर्च होता है, और क्या ये खर्च वहन किया जा सकता है, यह एक सवाल है। इसलिए हम ये जोखिम नहीं उठा सकते।
हाँ, नीति अभी लागू की गई है, हम नहीं जानते कि यह कब तक चलेगी। मैं भी इस बारे में बहुत चिंतित हूँ। यही कारण है कि जब मैं पर्याप्त धन कमा लूंगा तो मैं भारी मन से अनिच्छा से ही इसे छोड़ सकता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान लुओ सम्राट बहुत हैरान थे, यदि आप यहाँ नहीं रहेंगे तो आप और कहाँ जा सकते हैं। बेशक, महान जिया के लिए। पूर्व भिखारियों में से एक ने स्पष्ट रूप से कहा, वास्तव में मैं पहले से ही ग्रेट जिया जाने की योजना बना रहा था, मैं बस संयोग से यहाँ से गुजरा। मुझे पता चला कि मैं यहाँ काम भी कर सकता हूँ और मजदूरी भी कमा सकता हूँ, इसलिए मैं अस्थायी रूप से यहाँ रुक गया। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। एक बार जब मैं पर्याप्त पैसा कमा लूंगा तो मैं ग्रेट जिया जाऊंगा। वहाँ सस्ते घर भी हैं और पैसे कमाने के ज़्यादा मौके भी हैं। बेशक कोई भी वहाँ जाना चाहेगा। मैं भी सेना में शामिल हो सकता हूँ और मुझे रैंकों में ऊपर उठने के अधिक अवसर मिलेंगे। मेरे कई भाई वहाँ अधिकारी बन गए हैं और अपनी ज़िंदगी बदल दी है, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, क्यों ना हम बाद में एक साथ यात्रा करें। सभी ने उत्साहपूर्वक सहमति व्यक्त की। महान लुओ सम्राट का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसने उनके लिए व्यवस्था की थी और फिर भी वे उसका पैसा लेकर ग्रेट जिया को गले लगाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पैसे से दुश्मन को धन मुहैया करा रहा हो। उन्होंने उसे पूरी तरह मूर्ख समझ लिया। महान लुओ सम्राट बहुत क्रोधित हुआ और बोला, क्या महाराज ने यह नहीं कहा था कि एक बार तुम यहाँ आ गए तो तुम महान लुओ लोगों में से एक हो। महाराज तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हें भोजन और धन प्रदान करते हैं, फिर भी तुम उनके साथ विश्वासघात करते हो। तुम महाराज के सामने इसे कैसे उचित ठहरा सकते हो। भिखारी तुरंत नाराज हो गए। इसे इतना महान मत बनाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह हमें पैसे और खाना देता है और असल में हम उसके लिए ठीक से काम करते हैं। यह एक उचित सौदा है। बिल्कुल, वह पैसे देता है और हम काम करते हैं। हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं देते। क्या आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम इन छोटे छोटे उपकारों के लिए अपनी जान दे दें? तुम सच में हमें हंसा रहे हो। हमने चाटुकार तो देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कुत्ता कभी नहीं देखा। महान लुओ सम्राट इतने क्रोधित हुए कि वे लगभग बेहोश हो गए। यदि वह एक बुद्धिमान शासक न होता तो वह बहुत पहले ही उन्हें घसीट कर ले गया होता और उनका सिर काट दिया होता। अंत में वह क्रोध से उबलता हुआ शाही महल में लौट आया। कुछ विचार करने के बाद उन्होंने आपातकालीन उपाय के रूप में 25 टैल चांदी की कीमत वाले सीमेंट के घरों के 100,000 सेट जारी किए। लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों ने मकान खरीदे। ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों ने मन बना लिया था, ग्रेट लुओ में पैसा कमाओ और फिर विकास के लिए ग्रेट जिया जाओ। जहां तक ग्रेट लुओस के घरों का सवाल है, वे उन्हें नहीं खरीदेंगे, चाहे वे कितने भी सस्ते क्यों न हों। उन्होंने एक गीत भी बनाया, ग्रेट लुओ में कमाएं और ग्रेट जिया में खर्च करें, शादी करें और घर खरीदें, खुश रहें। जब महान लुओ सम्राट ने यह सुना तो वह फिर से क्रोध से लगभग बेहोश हो गया। अपने दांत पीसते हुए बोला, ये उपद्रवी वास्तव में दुर्भावनापूर्ण तरीके से घर खरीदने से इनकार करते हैं। वे महान लुओ में कमाना चाहते हैं और महान जिया में खर्च करना चाहते हैं। मैं उन्हें एक भी सिक्का नहीं लेने दूंगा। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 128/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।